बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है दिल से उसका रिश्ता और इसकी राइटर हैं निगत अब्दुल्ला। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। सुनो, कल मेरी अम्मा तुम्हारे यहाँ गई थी। वो गालबन सीढ़ियाँ फलांगता हुआ आ रहा था जब भी उसकी सांस फूल रही थी और बगैर सलाम दुआ के उसने छूटते ही पूछा तो उसकी बेकरारी पर मैंने मुस्कुराहट दबाकर मुख्तसर जवाब दिया, हाँ। फिर? मेरा मतलब है क्या सोचा तुम्हारी अम्मी अब्बा ने? वो दोनों हाथ टेबल पर जमा कर मुझे देखने लगा। पता नहीं, मैंने सीधे साधे अंदाज में ला इल्मी का इजहार किया तो वो अपने पीछे किसी चीज़ पर ढह कर तकरीबन चीखा था, क्या मतलब है तुम्हारा? जो सच है मैंने वही कहा है। मुझे नहीं मालूम मेरे माँ बाप ने तुम्हारी अम्मा को क्या जवाब दिया। और प्लीज़ धीरज से बात करो, ये ऑफिस है। मैंने आखिर में टोका तो वो बिल्कुल खामोश हो गया। देखो एहसन, कुछ देर उसके बोलने का इंतज़ार करके आखिर मुझे खुद ही कहना पड़ा, ये ठीक है मैंने ग्रेजुएशन किया है, इसके बाद टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स करके यहाँ जॉब में करने लगी हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर मामले में आज़ाद और खुद मुख्तार हो चुकी हूँ। ऐसा नहीं है और ना ही मैं ऐसा सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे किसी काबिल इसलिए नहीं बनाया कि मैं उनकी सोच उनके फ़ैसलों को चैलेंज करने लगूँ। नहीं, इसके बरक्स ये तय है कि वो जो सोचेंगे, जो फ़ैसला करेंगे, मुझे उस पर सर झुकाना है। तो फिर मैं ये जानने की कोशिश क्यों करूं कि उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा? मेरी इतनी तवील बात के जवाब में पहले उसने इतनी ही तवील गहरी सांस खींची, फिर पूछने लगा, अगर उन्होंने मेरे खिलाफ फ़ैसला सुना दिया तो? मैं कोई एहतजाज नहीं करूँगी, मैंने सुकून से जवाब दिया। तो वो फिर चीख पड़ा, क्यों? क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? है, लेकिन अपनी मोहब्बत के हसूल की खातिर मैं अपने वालिदैन को नाराज़ नहीं कर सकती। मेरे हतमी अंदाज पर वो कितनी देर तक मुझे देखता रहा, फिर कुर्सी की पुष्ट पर सर रख कर छत को घूरने लगा। मुझे उस पर बहुत तरस आया, लेकिन मैं उसे कोई आस नहीं दिला सकती थी। जब ही कसदन अनजान सी बनकर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। सुनो, कितनी देर बाद उसके पुकारने पर मैंने सर ऊंचा करके उसे देखा तो कहने लगा, ये भी तो हो सकता है तुम्हारे वालिदैन मेरे हक़ में फ़ैसला सुनाए। हाँ, मैंने बगैर किसी तासुर के हाँ कहा और वो इसी पर खुश हो गया। हाँ, इंशाल्लाह तुम्हारे वालिदैन भी हाँ कहेंगे, मुझे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, है ना? मैंने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया। बड़ी ज़ालिम हो, मेरा दिल रखने की खातिर ही हाँ कह दो। उसने शाकी होकर कहा, फजूल बातें करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। क्या काम करूं? तुमने काम करने के काबिल छोड़ा है, हर पल जहन पर सवार रहती हो। अच्छा भला ज़िंदगी जी रहा था, मज़े में था, पता नहीं कहाँ से आ गई पागल बनाने। वो मसनूई खफगे से बोल रहा था, मैंने टोक दिया, और तो कोई पागल नहीं बना, अंधे हैं सब, शुक्र है, वरना। मेरे घूरने पर वो डरने की एक्टिंग करते हुए उठ खड़ा हुआ, फिर जाते जाते बोला, सुनो, फ़ैसला मेरे हक़ में होना चाहिए और चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन क्या कर सकती थी सिवाय इसके कि खामोशी से अब्बा के फ़ैसले का इंतज़ार करूं, जिन्होंने गुज़िश्ता 4 सालों से अम्मी का जीना हराम कर रखा था। हालांकि कसूरवार वो नहीं थी, लेकिन बेला की गलती की सज़ा वो ही भुगत रही थी। और सिर्फ अब्बा ही नहीं, सारे ख़ानदान वाले अम्मी को इल्ज़ाम देते थे। ख़ास तौर पर ताई जी को तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। उन्हें मौके कुछ ज़्यादा ही मिलते थे, क्योंकि हम एक ही घर में रहते थे। गो के पोर्शन बने हुए थे, लेकिन दरमियान में दीवारें नहीं थी और आंगन तो एक ही था। जब भी अंदर आते जाते सामना ज़रूर होता तो हर हर बार वो अम्मी का कलेजा छलनी करने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर कह जाती। जब से मैं जॉब करने लगी थी तब से उन्होंने मुझे समझाना शुरू कर दिया, देखो बेटी, तुम बहुत अच्छी समझदार लड़की हो, कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे ख़ानदान की बदनामी हो। पहले बेला देखो कैसे अपनी मर्ज़ी करके माँ बाप के मुंह पे कालक मल गई, तुम उसके नक्शे कदम पर न चलना, वगैरह वगैरह। और मैं नादान नहीं थी, जानती थी ताई जी का मकसद मुझे समझाना नहीं बल्कि बेला की गलती को दोहरा कर मेरा सर झुकाना है। और मैं वाकई चुपचाप सर झुकाए उनकी बातें सुनती रहती। अलबत्ता दिल ही दिल में बेला को ज़रूर गालियाँ देती, जिसकी वजह से अम्मी और मैं भी मुंह में ज़ुबान रखते हुए गूंगी बनने पर मजबूर थी। सिर्फ बेला की वजह से ही नहीं, अब्बा की वजह से भी, जो ताई जी को गैर मामूली अहमियत और एहतराम देते थे। और हमें भी यही हुक्म था, जिससे बेला बहुत चिढ़ती थी। मुझे याद है वो शुरू से हर वो काम करती जिसे ताई जी मना करती थी, और जो वो करने को कहती वो कभी नहीं करती थी, जिस पर शाम में अक्सर उसे अब्बा की डांट और कभी मार भी सहना पड़ती, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आती थी। और मुझे लगता था जैसे ताई जी की ज़िद में उसने गलत कदम उठाया था। अगर ऐसा था तब भी उसने गलत किया, कम अज़ कम मम्मी और फिर मेरा ही ख्याल कर लेती कि उसके इस कदम से हम पर क्या बीतेगी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा, और मैं बहुत सोचती थी। इन 4 सालों में अम्मी ने जितने आंसू बहाए थे, इतनी बार मैंने खुद से अहद किया था कि मैं बेला नहीं बनूंगी। यही नहीं, अपने हर अमल से ही मैंने
خود کو اس سے مختلف ثابت کرنے کی کوشش کرتی آ رہی تھی، لیکن ایک احسن کے معاملے میں ناکام ہو گئی۔ پتہ نہیں کب کیسے وہ میرے دل کی زمین پر اپنی محبت کے بیج بو گیا۔ مجھے سچ پوچھ پتہ نہیں چلا، میں تو اسے صرف ایک دوست سمجھتی تھی، لیکن معاملہ اس سے آگے چلا گیا اور اب اس نے مجھے پرپوز کر کے اپنی اماں کو بھی ہمارے ہاں بھیج دیا تھا۔ اگر درمیان میں بلا کی غلطی نہ ہوتی تو میں آرام سے امی کو احسن کے بارے میں بتا سکتی تھی، لیکن اب تو یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے احسن کو اگر اصل بات نہیں بتائی تھی تب بھی صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، اس معاملے میں میرا کچھ اختیار نہیں۔ میرے والدین جو فیصلہ کریں گے میں وہی قبول کروں گی، اور حقیقتاً مجھے یہی کرنا تھا۔ اس لیے میں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ابا نے احسن کے پرپوزل کو کوئی اہمیت بھی دی ہے یا نہیں، جبکہ وہ اگلے دن پھر موجود ہوا۔ سنو، تمہیں کچھ اندازہ تو ہوا ہوگا۔ کس بات کا؟ میں نے بے دہانی میں سن کر پوچھا تو وہ جھنجھلا کر بولا، کہاں رہتی ہو تم؟ نہ گھر کی خبر رکھتی ہو، نہ میری طرف دھیان ہے۔ میں صرف اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، میں نے کہا تو وہ مزید چڑ کر بولا، بہت اچھا کرتی ہو، پھر ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ دیکھا، میں یہاں تمہارے ساتھ مذاق کرنے نہیں آیا، سیدھی طرح بتاؤ تمہارے والدین نے کیا سوچا ہے، میرا مطلب ہے میرے بارے میں۔ اس نے وارننگ کے انداز میں پوچھا۔ میں ضد ہو کر بولی، میں اب بھی یہی کہوں گی، مجھے نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، میں آج خود تمہارے یہاں آؤں گا، وہ کہہ کر جانے لگا، لیکن میں نے فوراً پکار لیا، سنو احسن۔ وہ وہیں سے پلٹ کر دیکھنے لگا تو میں نے بہت سنجیدگی سے کہا، میرے ہاں آنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ آؤں گا، ضرور آؤں گا۔ اس نے کیوں کا سوال ہی نہیں اٹھایا اور مزید آنے پر زور دے کے چلا گیا تو میں واقعی بہت پریشان ہو گئی۔ اس کے پیچھے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اپنے اس کیبن نما کمرے سے میں صرف اس وقت نکلتی ہوں جب باس کا بلاوا آتا تھا اور سیدھی وہیں جا کر واپس یہیں آتی تھی۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر میں نے کبھی نہیں جھانکا، اس لیے حقیقتاً مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس آفس میں اور کتنے کمرے ہیں، جبکہ یہاں کام کرتے ہوئے مجھے 6 مہینے ہو گئے تھے اور اسٹاف میں بھی سب لوگوں سے واقف نہیں تھی، بس 2-3 افراد جن میں احسن بھی شامل تھا اور جو میرے روم میں آ کر مجھ سے ڈیزائن ڈسکس کرتے تھے۔ بہرحال وہ سارا دن میرا اس پریشانی میں گزرا کہ میں احسن کو کیسے باز رکھوں۔ گو کہ یہ زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن وہ پھر میرے کمرے میں آیا ہی نہیں اور 5 بجے جب میں آفس سے نکلی تب زینے پر رک کر بھی اس کا انتظار کیا۔ آخر مایوس ہو کر گھر آئی تو پھر مسلسل یہ دھڑکا لگا رہا کہ کہیں وہ آ نہ جائے۔ جتنی بار بیل بجی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے ساتھ میں اسے برا بھلا بھی کہتی رہی، یہاں تک سوچ لیا کہ ابا تو جو فیصلہ کریں گے میں کل پہلی فرصت میں اسے اپنی طرف سے انکار کر دوں گی اور یہ بھی کہہ دوں گی کہ وہ آئندہ اپنی اماں کو یہاں نہ بھیجے۔ جیا، تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ رات میں آخری چائے کے برتن دھو رہی تھی جب شہنی نے کچن میں جھانک کر مجھے تائی امی کا بلاوا دیا تو میں نے اس کی طرف پلٹ کر پوچھا، جلدی بلایا ہے یا میں برتن دھو لوں؟ کوئی جلدی نہیں، آرام سے آنا، وہ کہہ کر چلی گئی تو میں نے بھی جلدی جلدی برتن دھو ڈالے، پھر کچن بند کر کے امی سے کہتی ہوئی تائی جی کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے وہ شہنی کے ساتھ سر جوڑے پتہ نہیں کیا باتیں ڈسکس کر رہی تھی کہ مجھے دیکھتے ہی ایک دم سیدھی ہو بیٹھی۔ آؤ آؤ جیا، فارغ ہو گئی؟ جی، میں انہیں کے بیڈ پر قدرے فاصلے سے بیٹھ گئی تو کہنے لگی، جب سے نوکری سے لگی ہو آ کر میرے پاس بیٹھتی بھی نہیں ہو، کوئی ناراضگی ہے کیا؟ ارے نہیں تائی جی، میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گی بھلا، بس آفس سے آ کر کھانا پکانے میں لگ جاتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ کی طرح لگاوٹ کا مظاہرہ کیا۔ ہاں، ایک تو پہلے ہی تھکی ہوئی آتی ہو، اوپر سے اور کام۔ پھر شہنی سے کہنے لگی، دیکھ لو، تم جو نوکری کرنے کا کہتی ہو تو پہلے اس کا حال دیکھ لو، کیا ہوا، اچھی بھلی تو ہے، بلکہ مجھے تو پہلے سے زیادہ فریش لگتی ہے۔ شہنی نے مجھے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو تائی جی برا سا منہ بنا کر بولی، کوئی نہیں، اتنی سی شکل نکل آئی ہے، خیر تم جاؤ، مجھے جیا سے کچھ بات کرنی ہے تو میرے سامنے کرے نا، نہیں تم جاؤ۔ تائی جی نے اسے گھورا تو وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی، جبکہ میں اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا بات کریں گی، لیکن یہ خوبی مجھ میں تھی کہ میں خواہ کتنی پریشان یا خوفزدہ ہوتی مقابل پر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ ابھی بھی بظاہر میں نے بڑے شوق سے پوچھا، جی تائی جی، کیا بات ہے؟ ہاں وہ تائی جی میری طرف متوجہ ہوئی، پھر آواز دھیمی کر کے رازداری سے بولی، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تم احسن کو جانتی ہو؟ کون احسن؟ میں یکسر انجان بن گئی، جبکہ حقیقتاً اندر دل بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ وہی جو تمہارے آفس میں ہوتا ہے۔ تائی جی کا انداز بڑا دوستانہ تھا، لیکن ان کی آنکھیں ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پتہ نہیں تائی جی، میں تو اپنے آفس کے کسی بندے کو نہیں جانتی، میرا کسی سے واسطہ ہی نہیں پڑتا، الگ روم میں بیٹھتی ہوں اور اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، میں نے سہولت سے جواب دے کر کہا تو وہ کچھ دیر کھوجتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ہاں میں تو پہلے ہی کہتی ہوں کہ تم بیلا جیسی نہیں ہو، وہ بہت تیز تھی، جبھی تو دیکھا گل کھلا گئی، اللہ سمجھے اسے۔ چھوڑے تائی جی، یہ بتائے آپ احسن کا کیوں پوچھ رہی تھی؟ میں نے بیلا کی طرف سے ان کا دھیان بٹانے کی خاطر احسن کا نام لے دیا، وہ اس کی ماں آئی تھی تمہارے لیے، میں نے سوچا تم سے معلوم کر لوں کیسا لڑکا ہے، لیکن تم تو جانتی ہی نہیں۔ جی ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے باپ سے کہوں گی، وہ خود ہی چھان بین کرے، ویسے ایک اور لڑکا بھی ہے میری نظر میں، انہوں نے کہا تو میرا دل چاہا کہہ دوں، شہنی بھی تو ہے،
اس کے لیے دیکھیں اور سوچیں میری فکر کیوں کرتی ہیں۔ لیکن پھر وہی بیلا الو کی پٹھی میری زبان پر تالے لگا گئی تھی۔ میں جاؤں تائی جی؟ نیند آ رہی ہے۔ ہاں ہاں، پھر صبح تمہیں آفس بھی جانا ہوتا ہے۔ جی شبہ خیر۔ میں فوراً اٹھ کر ان کے کمرے سے نکل آئی تو آگے برآمدے میں سریا بھابھی مل گئی۔ فیریئر اور تھرماس ہاتھ میں لیے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو رک کر پوچھنے لگی، تم میری ساس کے پاس کیا کر رہی تھی؟ باتیں سن رہی تھی ان کی، میں نے مسکرا کر کہا تو سریا بھابھی شاکی ہو کر بولی، میرے خلاف؟ نہیں، آج وہ میری شادی کی فکر میں تھی۔ کیوں؟ تمہارے اللہ سلامت رکھے ماں باپ موجود ہیں، یہ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ اپنی بیٹی کی کریں، جسے کھانے اور سونے کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں، موٹی بھینس۔ کوئی نہیں، اتنی سمارٹ ہے شہنی اور کام بھی کرتی ہے۔ میں نے ان سے اختلاف کیا تو انہوں نے پہلے سر جھٹکا پھر پوچھنے لگی، ویسے ان کا شہنی کو رخصت کرنے کا کیا پروگرام ہے؟ مجھے نہیں معلوم، اور آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ خود ساری معلومات ہونی چاہیے آپ کو، فی الحال اکلوتی بہو ہیں آپ اس گھر کی۔ میں نے لا علمی کا اظہار کرنے کے ساتھ کہا تو وہ فوراً بولی، دعا کرو جلدی دوسری آئے تاکہ میری ساس کا آدھا دھیان اس کی طرف منتقل ہو۔ عدنان بھائی آئیں گے تبھی تو، ویسے کب تک آنے کا پروگرام ہے ان کا؟ میں نے پوچھا تو وہ منہ بنا کر بولی، پتہ نہیں، شاید عید پر آ جائے تو آپ تائی جی کو ان کے لیے لڑکی ڈھونڈنے پر لگا دیں، اس طرح بھی ان کا دھیان بھٹ جائے گا۔ میرے مشورے پر وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی پھر پوچھنے لگی، سنو، تمہارا عدنان کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں ہے؟ توبہ کریں۔ میں اچھل پڑی، کیوں؟ اچھا تو ہے، میں اچھی نہیں ہوں، میں کہہ کر قصدن ہنسی اور انہیں کچن کی طرف دھکیل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ فضول باتیں کرنی کھڑی ہو گئی، اتنی دیر میں استری ہو جاتی، اپنے آپ سے کہتے ہوئے میں نے جلدی سے صبح کے کپڑے نکالے اور استری کا پلگ لگا دیا، پھر اس کام سے فارغ ہوتے ہی لائٹ آف کر کے لیٹ گئی کیونکہ 12 بج چکے تھے، جبکہ روزانہ میں 11 بجے تک سو جاتی تھی تاکہ صبح اٹھنے میں دقت نہ ہو، اور ابھی میں فوراً سو جانا چاہتی تھی لیکن ذرا سی بے قاعدگی نے نیند اڑا دی۔ کچھ دیر زبردستی آنکھیں بند کیے پڑی رہی، پھر چھت کو گھوڑنے لگی، اور ایسے میں ہمیشہ مجھے بلا یاد آتی تھی۔ کبھی جب اسے نیند نہیں آتی تو وہ مجھے بھی جھنجھوڑ کر اٹھا دیتی۔ کیا ہے؟ میں آنکھیں ملتے ہوئے پوچھتی تو وہ بڑے آرام سے کہتی، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ پھر کیا؟ تم بھی اٹھ جاؤ۔ میں نہیں اٹھ رہی۔ میں دوبارہ تکیے پر گرنے لگتی لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیتی، خبردار، تو سو، میں تو اچھی زبردستی ہے، تم ایسے کیوں کرتی ہو؟ مزہ آتا ہے، میرا دل چاہتا ہے چیخ چیخ کر سارے گھر کو اٹھا دوں اور پھر میں آرام سے سو جاؤں۔ اس نے بہت محظوظ ہو کر کہا، اور ایک بار سچ مچ اس نے ایسا ہی کیا، بجائے مجھے اٹھانے کے چیخ چیخ کر سارے گھر کو اٹھا دیا۔ امی، ابا، تائی جی، عمران بھائی، عدنان بھائی، شہنی، سب بھاگے چلے آئے۔ کیا ہوا؟ اور وہ یوں ظاہر کرنے لگی جیسے ڈراؤنے خواب سے اٹھی ہو، کسی کو پہچان بھی نہیں رہی تھی، اور مزید تائی جی کی طرف اشارہ کر کے چڑیل چڑیل چلانے لگی۔ ابا نے اسے بازوں میں لے کر تھپکنا شروع کر دیا اور امی اس کے سر پر آ کر آیت الکرسی پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ تائی جی اپنا بولے جا رہی تھی، ساتھ ساتھ شہنی کو وہاں سے بھاگنے کا اشارہ بھی کرتی جا رہی تھی۔ غالباً انہیں خدشہ تھا کہ بیلا کا جن ان کی بیٹی پر نہ قبضہ کر لے، اور جب ابا کے بازو میں پرسکون ہو کر بیلا سو گئی تب تائی جی شہنی کو کھینچتی ہوئی لے گئی۔ ان کے پیچھے عدنان بھائی اور عمران بھائی بھی چلے گئے تو ابا نے امی کو وہیں بیلا کے پاس سونے کو کہا، پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے گئے تھے۔ پھر جب صبح میں نے بیلا سے پوچھا کہ رات اسے کیا ہوا تو اس نے بڑے آرام سے جواب دیا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اوف، کتنی بدتمیز ہو تم، سب کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ میں نے ٹوکا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، بہت مزہ آیا، اور داد دو مجھے کہ تائی جی کو ان کے منہ پہ چڑیل بھی کہہ دیا۔ بڑا کمال کیا۔ میں نے جس قدر ناگواری کا اظہار کیا وہ اسی قدر اترا کر بولی تھی، اور کیا تم کہہ سکتی ہو؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تم پتہ نہیں کیوں ان سے اتنی خار کھاتی ہو، آخر کیا لے لیا ہے انہوں نے تمہارا؟ میں نے بات کے اختتام پر اسے دیکھا تو وہ فوراً بولی، باپ ہیں؟ میں مذاق سمجھ کر ہنسنے لگی تو وہ میرا ہاتھ کھینچ کر بولی، میں مذاق نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں، تائی امی نے ہمارا باپ ہم سے چھین لیا ہے، دیکھتی نہیں ہو کیسے ابا کی ہر بات پر آمین کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا، وہ بڑی ہیں، پھر بیچاری بیوہ بھی ہوگی، اس لیے ابا زیادہ خیال کرنے لگے ہیں کہ کہیں انہیں یہ احساس نہ ہو کہ تایا جی کے بعد ان کا کوئی نہیں۔ میں نے اٹھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ تائید کے ساتھ کہنے لگی، ہاں ابا اس لیے کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی پھیل رہی ہیں، ابا کی سعادت مندی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ کوئی نہیں، وہ میری نقل اتارتے ہوئے چیر کر بول اٹھی، تمہیں تب پتہ چلے گا جب ہر کام کے لیے تائی جی کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ وہ اجازت دیں تب ہم کچھ کر سکے، ابھی بھی ابا ان کی مانتے ہیں، امی کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور دیکھنا اس بات پر میں کسی دن فساد ڈالوں گی۔ نہیں بیلا، میں نے فوراً اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، تم خدا کے لیے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ کیسے نہیں؟ میرے معاملے میں اگر ابا نے انہیں زیادہ اہمیت دی تو پھر میں رہوں گی یا وہ؟ اس نے قطعیت سے کہا تھا، اور بیلا کے احساس دلانے پر میں نے غور کیا تو واقعی تائی جی نے غالباً پورے گھر پر اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی تھی، ابا کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور بہت پیار سے
जब इमरान भाई की शादी करने लगी तो अब्बा से यूँ मशवरे करती जैसे उनके बगैर एक कदम नहीं चल सकती, जबकि करती अपने मन की थी, जिसका अब्बा को एहसास ही नहीं था। इसके बरक्स वो खुश थे कि भावा जिन्हें अहमियत देती हैं, और अम्मी से भी कहते कि उनका मेरे सिवा और कौन है, बेचारी ये अकेली औरत। अकेली क्यों? एक दिन अम्मी ने टोका, माशाल्लाह जवान बेटे हैं। हाँ, लेकिन उन्हें इतनी अकल कहाँ? सब अकल है, बस एक आपको नहीं। अम्मी का इतना कहना था कि अब्बा एकदम तैश में आ गए। क्या कहना चाहती हो तुम? छोड़ दूं बेवा भावज और भाई के यतीम बच्चों को? अरे अभी तो वो हम पर बोझ नहीं है, माशाल्लाह अपना कमाते खाते हैं। मैं क्या करता हूँ, जाकर हाल अहवाल ही पूछ लेता हूँ, और तुमसे ये भी बर्दाश्त नहीं होता? अरे अगर नहीं देख सकती उन्हें तो जा बैठो अपने भाई के घर। मैंने ऐसा कब कहा? अम्मी गुस्से से खाइफ होकर मिनमिनाई थी। खबरदार जो कुछ कहा तो। अब्बा मजीद तेज़ होकर धारे, जिस पर बिला भाग कर उनके मुकाबिल खड़ी होना चाहती थी, लेकिन मैं उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले आई और दरवाज़ा लॉक कर दिया। मुझे जाने दो, मैं नाइंसाफ़ी और ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेला बुरी तरह तिलमिलाकर मुझे नोचती खिसोड़ती रही, लेकिन मैंने उस वक्त दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बात भरकर ताई जी तक पहुँचे और वो अम्मी से बाकायदा दुश्मनी बांध ले। गो कि दुश्मनी तो वो भी कर रही थी, लेकिन बराह रास्त अम्मी से नहीं उलझती थी। बहरहाल उस रोज़ मैंने बड़ी मुश्किल से बेला को ठंडा किया। इसके बाद अम्मी ने भी उसे समझा दिया कि उसे बड़ों के मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं बोलूँगी, कभी नहीं बोलूँगी। कुटती रही खुद। बहुत शौक है उन्हें कुटने का, मज़लूम बनने का। इस रात बेला बुड़बुड़ाती रही। मैंने कसदन नहीं टोका, और फिर वाकई उसने खामोशी इख्तियार कर ली। जितनी देर अब्बा ताई जी के कमरे में बैठते, वो इधर जले पैर की बिल्ली की तरह चकराती और दांत पीस पीस कर अपनी हथेली पर मुक्के मारी जाती। इस वक्त वो ऐसे ही तिलमिला रही थी जब अदनान भाई ने हमारे कमरे में झांक कर पूछा, सुनो चचा जान कहाँ है? अब्बा को हो, बेला ने जिस अंदाज से कहा, उससे मैं घबरा कर वजाहत करने लगी। इसका मतलब है हमारे अब्बा? हाँ वही, तुम्हारे अब्बा कहाँ है? अदनान भाई मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए, लेकिन मुझसे पहले बेला ने जवाब दिया, तुम्हारी अम्मा के पास। जी अदनान भाई, अब्बा शायद इधर ही होंगे, या देखें अम्मी से पूछे। मैं बात बताने की कोशिश कर रही थी कि अदनान भाई अंदर आकर पूछने लगे, तुम इतना बौखला की रही हो? हाँ देखो कितनी पागल है, हालांकि बौखलाना तुम्हें चाहिए। बेला पता नहीं क्या सोचे बैठी थी। मेरी बौखलाहट और परेशानी का भी उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था। क्यों? अदनान भाई ने पूछा तो वो बड़े आराम से बोली, जाहिर है तुम लड़की वाले हो। हाय बेला। इससे पहले कि अदनान भाई कुछ समझते, मैं पेट पकड़ कर यूं चिल्लाने लगी जैसे बहुत दर्द हो रहा है। इसे क्या हुआ? अदनान भाई परेशान हो गए थे। अक्सर होता है, मेरा मतलब है पेट में दर्द। तुम जाओ, मैं देखती हूँ इसे। बेला उन्हें भेज कर हंसने लगी। कसम से बेला, अगर तुम मुझसे बड़ी ना होती तो मैं। बस बस, ज़्यादा गुस्सा मत दिखा। वो मुझे टोक कर फिर टहलने लगी। यूं ही कितने दिन गुजर गए। मेरा बस यही काम रह गया कि जैसे ही अब्बा ताई जाग के पोर्शन की तरफ जाते, मैं बेला का ध्यान बटाने में लग जाती, और फिर एक दिन खुद ही उसका ध्यान भट गया। उसे पता ही नहीं चला अब्बा कब ऑफिस से आए, कब दूसरे पोर्शन में गए। वो अपने ही ख्यालों में गुम थे। जब मैंने टोका तो मुस्कुरा कर बोली, मुझे वो अच्छा लगने लगा है। कौन? उसने पूरी आंखें फैलाई। हम्माद। देखो इस तरह मत करो, मुझे पूरी तफसील बता डालो, नहीं तो मेरा डिप्रेशन भरकर मुझे ऊपर पहुंचा देगा। मैंने कहा तो वो रौब से बोली, खबरदार मेरी सगाई से पहले ऊपर जाने की कोशिश मत करना। तो जल्दी बताओ क्या तुम्हारे साथ पड़ता है? नहीं, लेकिन रोज़ाना मेरे रास्ते में आता है। खूबसूरत सी गाड़ी में सलाम करता हुआ निकल जाता है, और आज उसने रुक कर मुझसे बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उसके तस्वर में खोकर बोल रही थी, और मैं उसकी आंखों में रंगों की बरसात देखकर कुछ खाइफ सी हो गई। क्योंकि क्या बात की है उसने? अपना तारुफ करवाया, मेरा नाम पूछा और कहा तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैं हंस पड़ी तो बोला, तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है। फिर मैं हवाओं में उड़ने लगी। वो कहकर चौंकी थी, और यूं बेला अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत मोड़ में दाखिल होकर बाकी सब भूल गई। अम्मी का कुड़ना और छुप छुप कर रोना नजर आता था उसे, ना अब्बा का और दूसरे पोर्शन की तरफ जाना। वो अपनी दुनिया में गुम हो गई। अगर मैं एहसास दिलाने की कोशिश करती तो बेनियाजी से कहती है, क्या है अम्मी को आबादी हो जाना चाहिए। ये तुम कह रही हो? पहली बार इस जवाब पर मैं बहुत हैरान हुई। हाँ, और ठीक कह रही हूँ। अब्बा अगर ताई जी के पास जा बैठते हैं तो इसमें बुराई क्या है? वो कोई लड़की नहीं है जो इन बच्चों की माँ है, और अब तो बहू भी आ चुकी है। जवान बच्चों की माँ है, और अब तो बहू भी आ चुकी है। बस करो बेला, तुम्हारा तो कोई दीनी मान ही नहीं। मैंने हाथ जोड़कर उसे खामोश करवाया, और बाद में जब मैंने सोचा तो मुझे बेला की तब्दीली पर हैरत नहीं हुई, बल्कि खुशी हुई कि मस्बत अंदाज में सोचने लगी है। फिर उसका एक फ़ायदा मुझे ये भी हुआ कि रोज़ाना उसे ठंडा करने की ड्यूटी से मुझे निजात मिल गई। और इसके बरक्स वो मेरी खुशामद करने लगी। जिया प्लीज़ अभी सोना नहीं, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, सुबह कर लेना। मुझे बदला लेने का मौका मिला था। यूँ ज़ाहिर करती जैसे बहुत नींद आ रही है। सुबह हमारी मुलाकात कहाँ होती है? तुम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, और वहाँ से आकर तुम्हें अम्मी के पास बैठना ज़रूरी होता है। कल नहीं बैठूंगी अम्मी के पास, तुम्हारी बातें सुन लूँगी। नहीं अभी सुनो। उसकी लगावट में कुछ ज़िद भी शामिल थी, और सच तो ये है कहीं भी सुनना चाहती थी, कहीं मैं भी सुनना चाहती थी।
اس لیے ہتھیار ڈال کر متوجہ ہو جاتی۔ وہ حماد حماد کرتے اتنی دور نکل گئی تھی کہ واپسی کا تصور ہی نہیں تھا، جس سے میں ڈرنے لگی۔ اسے ٹوکا بھی تو بڑے یقین سے بولی، سنو، ساری دنیا فریب ہو سکتی ہے، حماد کی محبت نہیں تو پھر وہ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ میرا مطلب ہے شادی کے لیے۔ وہ تو روز اپنے ماں باپ کو بھیجنے کی بات کرتا ہے، لیکن میں منع کر دیتی ہوں۔ اس کی بات پر میں اچھل کر بولی، کیوں منع کرتی ہوں؟ بس میں چاہتی ہوں پہلے ایگزامز دے لوں، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو۔ نہیں بیلا، سلسلہ شروع ہونے دو تاکہ ایگزام کے فوراً بعد تمہاری شادی ہو جائے۔ میں نے کہا تو وہ فوراً بولی، اور تمہارا نمبر ہے؟ ظاہر ہے تم جاؤ گی تو میرا نمبر آئے گا۔ یہ بات ہے تو میں صبح ہی حماد سے کہوں گی، اور دیکھنا شام میں اس کے اماں ابا آ جائیں گے۔ اس نے یوں کہا جیسے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور واقعی اگلی شام حماد کے ماں باپ آ گئے، جنہیں دیکھتے ہی مجھے ان کی عمارت کا اندازہ ہو گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے بڑی چاہت سے بیلا کو مانگا، یعنی ان کے کسی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ اپنے سے کم حیثیت لوگوں میں آن بیٹھے ہیں۔ اس کے برعکس جیسے وہ سوالی تھے تو سوال کرنے والوں جیسی عاجزی دکھا رہے تھے، جس کے بعد میں نے ابا کے منہ سے تعریف بھی سنی، اور 2 دن تک یوں لگتا تھا جیسے ابا بھی حامی بھر لیں گے، لیکن تیسرے دن پتہ نہیں کیا ہوا کہ ابا ایک دم بدل گئے۔ اب وہ لوگ آئیں تو صاف منع کر دینا، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، ابا امی سے کہہ رہے تھے، اور بیلا سن کر اسی وقت ان کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ کیوں منظور نہیں؟ مجھے منظور ہے۔ تم؟ ابا تیش میں آ کر بیلا پر ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے امی نے اسے پرے دھکیل دیا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، پہلے مجھے بات کرنے دے۔ میری شادی حماد سے ہوگی، اگر آپ نے منع کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ امی کے دھکوں میں چیخ چیخ کر بول رہی تھی کہ تائی جی بھاگی ہیں۔ کیا ہو گیا؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے معاملے میں بولنے کی، آپ جائیں اپنی اولاد کی فکر کریں۔ بیلا نے ان کا لحاظ نہیں کیا، پھر بھی وہ پچکار رہی تھی، بیٹی تم بھی میری اولاد ہو، میں نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا، جیسے شہنی ویسے تم۔ بس رہنے دے، بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں آپ کو، ابا کو بیوقوف بنا سکتی ہیں، مجھے نہیں۔ بیلا، ابا دھاڑے تھے، اور اس سے پہلے کہ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر گھسیٹتے، تائی جی درمیان میں آ کر ابا پر بگڑنے لگی کہ بیٹی پر ہاتھ اٹھاتے شرم نہیں آتی؟ وہ تو ابھی نادان ہے، لیکن تم تو سمجھ والے ہو۔ اس کے ساتھ انہوں نے مجھے بیلا کو وہاں سے لے جانے کا اشارہ کیا۔ میں اسے کھینچتی ہوئی کمرے میں لے گئی، جہاں اس نے بقیہ غصہ مجھ پر اتارا۔ اس کے بعد بھی وہ اپنی بات پر اڑی رہی کہ اس کی شادی حماد سے ہوگی، اور اگر یہاں سے منع کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ یہ گھر چھوڑ دے گی، اور پھر واقعی وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، کیونکہ ابا نے اس کی شادی عدنان بھائی کے ساتھ طے کر کے فوری نکاح کا نہ صرف فیصلہ سنایا بلکہ انتظامات میں بھی لگ گئے۔ اور بیلا نے جیسے ہی سنا اسی وقت باقاعدہ اعلان کرتی ہوئی گئی تھی، میں جا رہی ہوں، میرا اب اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اور امی اس کے پیچھے بھاگی، اسے پکارتی رہ گئی، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتی تو اپنا جانے کا ارادہ ترک نہ بھی کرتی، تب بھی گرتی ہوئی امی کو سہارا دینے ضرور آتی، لیکن اس نے یہ منظر دیکھا ہی نہیں۔ اس کے بعد تو ہماری لیے زندگی عذاب بن گئی۔ ابا نے سارا الزام امی کے سر رکھ دیا، ابھی بھی یہی کہتے ہیں، اور عدنان بھائی کا انداز اکسانے والا ہوتا ہے۔ اگر میری بہن ایسا قدم اٹھاتی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ کر ایک کونے میں ڈال دیتا۔ بہرحال بیلا کے جانے سے امی تو بالکل ہی ٹوٹ گئیں، اور میرے لیے بھی اس وقت تو ابا نے سارے دروازے بند کر دیے تھے، کالج جانے سے بھی منع کر دیا۔ لیکن پھر کچھ دنوں بعد تائی جی کے کہنے پر انہوں نے مجھے کالج جانے کی اجازت دے دی۔ تو اسی وقت میں نے سمجھ لیا کہ اگر زندگی میں کچھ بننا ہے تو سب سے زیادہ مجھے تائی جی کو خوش رکھنا ہے، ان کی جی حضوری کرنی ہوگی۔ شروع میں بیلا نے مجھے یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہیں تب پتہ چلے گا جب ہر کام کے لیے تائی جی کی طرف دیکھنا پڑے گا، اور یہی ہو رہا تھا۔ بی اے کر کے میں 2 سال گھر بیٹھی رہی۔ اس دوران میرے کافی پرپوزل ہے، لیکن کہیں بات نہیں بنی، بس ایک آدھ کو ہی ادھر سے انکار ہوا تھا، باقی سب بیلا کی داستان دہرا کر منع کر گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم بیلا کی کہانی وہاں تک کیسے پہنچتی تھی۔ بہرحال امی بہت فکر مند تھی، اور مجھے گھر کے گھٹے ہوئے اور سازشی ماحول سے وحشت ہونے لگی۔ جب ہی میں نے تائی جی کے ذریعے ابا سے کوئی کورس کرنے کی اجازت لی، پھر اسی طرح جاب بھی کرنے لگی، جبکہ میری ڈور ابھی بھی تائی جی کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ میں کوئی کمزور بزدل لڑکی تھی، حقیقتاً مجھ میں بیلا جیسا یا شاید اس سے زیادہ حوصلہ تھا۔ چاہتی تو ایک جھٹکے سے تائی جی کے ہاتھوں سے اپنی ڈور کھینچ کر اپنے معاملات میں خود مختاری کا اعلان کر دیتی، لیکن پھر مجھے امی کا خیال تھا، جو بیلا کی غلطی کی سزا اب تک بھگت رہی تھی، گو کہ اسے گئے ہوئے 4 سال ہو گئے، اور پتہ نہیں کیسے اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا کہ آنا تو دور کی بات، کبھی فون بھی نہیں کیا، جبکہ میں شروع میں تو بہت شدت سے منتظر رہتی تھی کہ وہ کم از کم مجھے ضرور بتائے گی کہ یہاں سے نکل کر وہ کہاں گئی، پھر حماد کے ساتھ شادی کیسے ہوئی، اور پتہ نہیں ہوئی بھی یا نہیں۔ پہلے مجھے یہی دھڑکا لگا رہتا تھا، کیونکہ میں نے بہت سے واقعات سنے اور پڑھے بھی تھے کہ گھر سے اس طرح نکلی ہوئی اور لڑکیوں کا آگے کیا انجام ہوتا ہے۔ اس لیے میں اور شاید امی لاشعوری طور پر منتظر رہتی تھی کہ وہ دھکے کھاتی ہوئی آخر پلٹ کر یہیں آئیں گی، لیکن وہ جیسے کہہ کر گئی تھی اب اس گھر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو یہاں بھی اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ لیکن اس سے ہمارا رشتہ اٹوٹ تھا۔ میں اگر اسے گالیاں دیتی تھی تو اس کے لیے دعا بھی ضرور کرتی کہ وہ جہاں ہو خیریت سے ہو اور خوش ہو۔ رات میں بیلا کو سوچتے ہوئے بہت دیر سے سوئی تھی، جب ہی صبح معمول کے مطابق آنکھ نہیں کھلی اور امی نے 9 بجے اٹھایا۔ میں گھڑی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ امی مجھے آفس جانا تھا، میں سمجھی آج نہیں جاؤں گی، اتنی بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے 7 بجے 1-2 بار پکارا تھا، کیا رات دیر تک ادھر بیٹھی رہی تھی؟
अम्मी ने बता कर पूछा तो मैं दोबारा लेटते हुए बोली, नहीं ज़्यादा देर तो नहीं हुई थी। अच्छा तो अब उठ जाओ। अम्मी ने लेटने पर टोका, क्या करूँगी उठकर, ऑफिस की तो छुट्टी होगी। अब्बा चले गए क्या? हाँ। अम्मी हाँ कहकर जाने लगी तो मैंने उठकर उनका हाथ पकड़ लिया। बैठे ना, कहाँ जा रही हैं? तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूँ? मुझे जब करना होगा खुद बना लूँगी, आप बैठे ना। मेरे इसरार पर वो शायद ठटकी थी। अब जब ही बैठकर बगौर मेरा चेहरा देखते हुए पूछने लगी, क्या बात है, परेशान क्यों होगी? मैं तो यूं ही आपके साथ बातें करना चाह रही थी, लेकिन आपको शायद खामोश रहने की आदत हो गई है। हाँ, सारा दिन कौन होता है जिसके साथ बोलूं? जब से तुम नौकरी से लगी हो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। उन्होंने कहा तो मैंने फ़ौरन पूछा, छोड़ दूँ नौकरी? नहीं, घर में बैठकर ताने सुनने से अच्छा है काम से लगी रहो। इसका मतलब है आप सारा दिन ताने सुनती हैं? मैंने उनकी बात पकड़ी तो दुख से बोली, जब नसीब में यही है तो क्या करूँ? कोई नसीब में नहीं लिखा, सब बिला के किया धरा है। खुद तो आराम से होगी और हम अल्लाह करे आराम से हो। अम्मी ने कहा तो मैं एकदम खामोश होकर उन्हें देखे गई। तभी बरामदे से शहनी ने पुकारा, जिया तुम्हारे ऑफिस से फ़ोन है। ऑफिस से? मैं चौंकने के साथ ही उठ खड़ी हुई और बहुत उजलत में चप्पलों में पैर फंसाती हुई कमरे से निकलकर टेलीफोन के पास आई तो शहनी रिसीवर मुझे थमाकर भी वहीं खड़ी हो गई, जिस पर मैं बहुत जुज़बुज़ हुई। बहुत मोहतात होकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से हसन पूछने लगा, आज छुट्टी की सोची में? सॉरी सर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं आ सकी। मैंने शहनी पर यही जाहिर किया कि जैसे बॉस का फ़ोन हो। इधर वो चीख पड़ा, दिमाग पर भी असर हो गया है क्या? जी सर। मजाक छोड़ो जिया, ये बताओ क्यों नहीं आई? मैं कल ज़रूर आऊँगी सर। मेरी सारी तवज्जो इधर थी लेकिन नज़रें शहनी पर। सुनो, क्या हो गया है तुम्हें, कोई मसला है क्या? अब मैं अब वो संजीदा होकर पूछ रहा था, मैं आ जाऊँ? नो सर, मैंने कहा ना मैं कल ज़रूर आऊँगी और वो प्रॉब्लम वहीं डिस्कस कर लेंगे, ओके? मैंने बज़ाहिर बहुत एतमाद से कहकर फ़ोन रख दिया। फिर अनजान बनकर शहनी से पूछा, तुम्हें फ़ोन करना है? नहीं, हाँ वो वाकई गड़बड़ा गई, कर लो। मैं अंदर ही अंदर महसूस होती जहन में लगे वॉश बेसिन पर जाकर मुंह हाथ धोने लगी। फिर वहां से किचन का रुख किया और चाय का पानी रखकर स्लाइस गर्म कर रही थी कि शहनी आकर पूछने लगी, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? कुछ नहीं, असल में रात ताई जी के साथ बातों में देर हो गई इसलिए सुबह आंख नहीं खुली। लेकिन बॉस से तो ये नहीं कह सकती ना। मैंने अपनी मसरूफियत तर्क किए बगैर कहा तो वो पूछने लगी, तुम्हारे बॉस बहुत सख्त है क्या? हाँ, और सिर्फ हमारे नहीं, सब ऐसे होते हैं, खौफनाक शक्लें, ऊपर से करख्त लहजे, पेशानी पर इतने बल होते हैं कि शुमार नहीं किए जा सकते। बॉस का नक्शा खींचते हुए मेरी नज़रों में अचानक ही अपने बॉस का वजीह सरापा आंच समाया तो मैं एकदम खामोश हो गई। तौबा, मैं तो जॉब नहीं करूँगी। शहरी ने कहा तो मैंने चौंक कर उसे देखा। क्यों? मुझे कोई शौक नहीं खौफनाक शक्लें देखने का। वो कह के चली गई तो मैंने हंसते हुए सर झुकाया। फिर वहीं खड़े खड़े नाश्ता करके बर्तन भी धो डाले। उसके बाद फ़ौरन करने को कोई काम नहीं था इसलिए मैं अम्मी से कहकर ताई जी के पास चली गई, क्योंकि मेरी डोर उनके हाथों में थी और मुझे उन्हें खुश रखने के साथ ये इत्मीनान भी दिलाना था कि मैं उनके मशवरे के बगैर एक कदम नहीं चल सकती, यानी उनकी खुशामद ज़रूरी थी। मसलहत का तकाजा यही था। बहरहाल खुद पर जबर करके मैं बहुत देर उनके पास बैठी और उनके मुंह से सुरैया भाभी की बुराइयां सुनती रही। दरमियान में कितनी बार मैंने मौजू बदलने की कोशिश की लेकिन वो फिर इसी पर आ जाती। खुदा खुदा करके खाना पकाने का वक्त हुआ तो मेरी जान छूटी। लेकिन आगे अम्मी नाराज़ बैठी थी, बाप की तरह तुम्हारा भी वही दिल लगता है। तौबा करे, मेरा तो उन्हें देखने को भी दिल नहीं चाहता। मैंने फ़ौरन कहा तो मैंने फिर टोका, फिर क्यों जाती हो? मजबूरी है, नहीं जाऊंगी तो वो अब्बा को बहका कर हर रोज़ यहाँ फसाद डलवाएंगी। मैंने कहकर बात बदल दी। खाने में क्या पकना है जल्दी बताएं। सब्ज़ी गोश्त रखा है, जो दिल चाहे पका लो, मैं सब बना लेती हूँ। 2 दिन आपको खाना पकाने से फुर्सत मिल जाएगी। मैं कहती हुई किचन में आ गई तो काम के साथ साथ मेरी सोचें भी बदलती रही और आखिर मैं हसन पर आकर थम गई। वो फ़ोन पर मेरी बातों से पता नहीं क्या समझा था जो अगले दिन सीधा मेरे पास चला आया और छोड़ते ही पूछने लगा, कल क्या मसला था? मेरे साथ मेरी कज़न खड़ी थी। मैंने समझकर हमेशा की तरह सुकून से जवाब दिया, तो ज़ाहिर है मैं उसके सामने तुमसे बात नहीं कर सकती। क्यों, डरती हो? वो मेरे सुकून से जाने क्यों चिढ़ता था और उकसाने की कोशिश भी करता। हाँ, मेरे इतराफ़ पर वो झुंझला गया। क्यों, तुम कोई और बात नहीं कर सकते? मैंने टोका तो वो कुछ देर बाद बोला, नहीं मैं जानना चाहता हूँ तुम इतनी बुज़दिल क्यों हो? तो जान लो मैं बुज़दिल नहीं बहादुर हूँ, मैंने ज़ोर देकर कहा तो वो हंसने लगा। फिर एकदम मेरी आंखों में झाँक कर पूछने लगा, मेरे लिए स्टैंड ले सकती हो? हाँ, अगर मैं चाहूँ। क्यों नहीं चाहती? उसने फ़ौरन टोका, वजह मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना अच्छा नहीं लगता, वरना मैं अपने वालिदैन के फ़ैसलों को चैलेंज करना पसंद करती हूँ। और ना, मैं अपने वालिदैन के फ़ैसलों को चैलेंज करना पसंद करती हूँ। तुम प्लीज़ मुझसे ऐसी कोई तवक्का मत रखो और ना मुझे उकसाने की कोशिश करो। मैं बहुत सुकून से ठहर ठहर कर बोल रही थी। वो टेबल पर हाथ मार कर बोला, बस करो, मैं तुम्हारी तकरीर सुनने नहीं आया। नहीं, आना ही नहीं चाहिए जब तक तुम्हारे प्रपोज़ल का फ़ैसला नहीं हो जाता। मैंने कहकर सर झुका लिया। ठीक कहती हो, मुझे वाकई पहले फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए, जो अगर मेरे हक़ में हो गया तो। वो रुक कर मुझे देखने लगा लेकिन मैंने सर ऊंचा नहीं किया तो वो भी बात अधूरी छोड़कर मेरे कमरे से निकल गया। और इसके बाद जब भी वो मेरे कमरे में आया सिर्फ ऑफिशियल काम से
اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا جس پر مجھے اطمینان ہونا چاہیے، لیکن اس کے برعکس عجیب سا لگنے لگا۔ اس کے اجنبی انداز پر میں اپنے آپ جھنجھلانے لگی اور شاید اسے متوجہ کرنے کی خاطر میں جان بوجھ کے غلطیاں کرنے لگی۔ اس وقت مجھے اور کچھ نہیں سوجا تو کھان سے چلی گئی۔ پانی، اس نے گلاس میرے سامنے رکھ دیا۔ تھینک یو۔ میں نے 2 گھونٹ لے کر اسے دیکھا، لیکن وہ ٹیبل پر پھیلی شیٹ پر جھک گیا۔ میرا دل جہاں بقیہ پانی اس کے سر پر انڈیل دوں، اور جب اس پر عمل نہیں کر سکتی تھی تو جھنجھلانے لگی۔ وہ اگر مجھے دیکھ نہیں رہا تھا تو بھی محسوس ضرور کر رہا تھا۔ اس کے بعد متوجہ نہیں ہوا اور قدرے توقف سے ایک ڈیزائن پر پینسل سے مارک کر کے کہنے لگا، اسے کمپیوٹر پر لگا دیں، اور بس یہی وہ کہہ کر چلا گیا۔ تو میں کتنی دیر اس کے پیچھے دیکھتی رہی۔ پھر کمپیوٹر آن کر دیا، لیکن کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے جو کام وہ دے گیا تھا اسے مکمل کر پائی۔ اس کے بعد گھڑی دیکھنے لگی، حالانکہ ابھی صرف 11 بجے تھے اور میں یوں اس پر نظر جمائے بیٹھی تھی جیسے یہاں سے نکلنے میں چند سیکنڈ باقی ہوں۔ تبھی میرے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہونے لگی۔ پہلے تو میں سمجھی کہ یہ کیسی آواز ہے، جب غور کیا تب الجھ کر بولی، یس کم ان۔ دوسری طرف جیسے سنا ہی نہیں کیا اور دستک ہنوز جاری رہی۔ تب مجھے اٹھنا پڑا اور جیسے ہی دروازہ کھلا ایک چھوٹا سا بچہ میرے پاؤں میں آن گرا، جو غالباً دروازے کے ساتھ پیٹھ لگا کر آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ میں پہلے اچھل کر پیچھے ہٹی، پھر بچہ دیکھ کر حیران تو ہوئی، لیکن فوراً اسے بازو میں بھی اٹھا لیا۔ جو بچہ گرنے سے نہیں رویا، میری شکل دیکھ کر رونے لگا۔ ارے ارے، میں اسے کندھے سے لگا کر چپ کرانے لگی، لیکن وہ اور مچل گیا۔ تبھی باس غالباً اس کی آواز سن کر بھاگے آئے اور مجھے ان کو دیکھ کر احساس ہوا کہ یہ گھر نہیں آفس ہے۔ یہ باس نے بھی اسی قدر کہا تھا کہ میں گھبرا کر بول پڑی، پتہ نہیں کس کا ہے؟ میرا ہے، انہوں نے بچے کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو بھگلاہٹ میں بجائے بچہ انہیں دینے کے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سعد، سعد بیٹا۔ انہوں نے چٹکی بجا کے بچے کو پکارا تو ان کی آواز سنتے ہی بچے نے فوراً متوجہ ہو کر ان کی طرف بازو پھیلا دیے۔ نوٹی بوائے۔ انہوں نے اسے لے کر سینے سے لگایا، پھر جاتے جاتے بولے تھے، اگر ڈیزائن تیار ہو گیا ہے تو لے آئیں۔ جی سر۔ میں جلدی میں سارے ڈیزائن سمیٹ کر ان کے پاس لے گئی تو مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ انہیں دیکھنے میں لگ گئے، اور میں ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی جو ہر ڈیزائن کے ساتھ بدل رہے تھے، یعنی کہیں پسندیدگی، کہیں ناپسندیدگی، اور اسی حساب سے میں بھی کہیں خوش ہو رہی تھی، کہیں مایوس۔ تبھی ان کا بچہ قریب آ کر میری کلائی پر بندی گھڑی سے کھیلنے لگا تو میں نہ صرف اس کی طرف متوجہ ہوئی بلکہ اسے پیار کرنے اور گدگدانے میں باس کی طرف سے میرا دھیان بالکل ہی ہٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جب انہوں نے پکارا تب میں چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ یس سر، یہ آپ مسٹر احسن کو دکھا دیں، انہوں نے چند ڈیزائن میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ تو میں انہیں دیکھنے کے بعد بولی، سر میں یہ انہیں دکھا چکی ہوں، لیکن شاید انہیں پسند نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، میں خود ڈسکس کر لوں گا۔ میں جاؤں سر؟ میں نے پوچھا اور ان کے اس بات میں سر ہلانے پر کھڑی ہوئی تو بچہ میری طرف بازو پھیلا کر مچل گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے ٹوکتے ہی اپنے پاس بلاتے میں اسے اٹھا کر بولی، سر یہ میرے پاس ہے، تنگ کرے تو لے آئیے گا۔ انہوں نے گویا اجازت دی تھی، اور میری ٹیبل پر یوں بھی اس وقت کوئی کام نہیں تھا جب ہی میں بہت اطمینان سے سعد کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ اس کا ایک ایک چیز پر انگلی رکھ کر پوچھنا یہ کیا ہے، اور معصوم ہنسی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں اس کی حرکتوں پر حیران بھی ہو رہی تھی کیونکہ قریب سے اتنا چھوٹا بچہ میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ گو کہ گھر میں سریا بھابی کا بیٹا بھی تھا، لیکن وہ اس کے معاملے میں اتنی وہمی تھی کہ زیادہ تر اسے اپنے کمرے میں ہی بند رکھتی، میری یا کسی کی گود میں دینے سے کتراتی تھی، اس لیے میں اور امی خود ہی محتاط رہتے۔ میرا سارا دن سعد کے ساتھ بہت اچھا گزرا۔ 5 بجے جب میں آفس سے نکلنے لگی تو میرا دل چاہا اسے بھی ساتھ لیتے جاؤں، اور وہ بھی مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب باس میرے ساتھ باہر نکلے اور پہلے وہ اسے لے کر رخصت ہوئے، پھر میں اپنے روٹ کی وین دیکھ کر سوار ہوئی، تب راستے میں مجھے خیال آیا، باس بچے کو آفس کیوں لائے تھے؟ یعنی اس کی ممی کہاں ہے؟ شاید اس کی ممی نہیں ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میری ساری ہمدردیاں سعد کے ساتھ ہو گئی۔ بیچارہ معصوم بچہ ماں کی آغوش سے محروم ہو گیا۔ اف اللہ، میاں کو ترس بھی نہیں آیا اتنے سے بچے کی ماں لے لی۔ میں نہیں سوچے میں گڑتی ہوئی افسردہ سی گھر آئی تو آگے احسن کی اماں موجود تھی۔ السلام علیکم۔ میں سلام کر کے الٹے پیروں واپس مڑنے لگی کہ انہوں نے پکار لیا، ادھر آؤ بیٹی، میں تمہارے ہی انتظار میں بیٹھی ہوں۔ جی۔ میں نے امی کو دیکھا اور ان کے اشارے پر احسن کی اماں کے پاس بیٹھی تو وہ غالباً بات کرنے کی غرض سے پوچھنے لگی، دفتر سے آ رہی ہو؟ جی۔ احسن بھی تو وہیں ہوتا ہے تمہارے ساتھ، انہوں نے سادگی میں کہا، اور میں امی کی موجودگی کے باعث پریشان ہو گئی، لیکن بڑی سہولت سے بولی، پتہ نہیں، میں نہیں جانتی، لیکن وہ تو تمہیں جانتا ہے، اسی کے کہنے پر تو میں یہاں آئی ہوں۔ انہوں نے کہا تو میں انجان بن گئی۔ اچھا، ہاں چھوٹی بار آئی ہوں، وہ کہہ کر امی کی طرف متوجہ ہوگی۔ بہن آپ نے کیا سوچا؟ اس کے ابا جائیں ان سے پوچھیے گا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ امی نے اپنی طرف سے معذوری ظاہر کر دی تو وہ پوچھنے لگی، کب تک آئیں گے اس کے ابا؟ آتے ہوں گے، امی نے کہا تو میں ابا کے آنے کے خیال سے فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں آ تو گئی، لیکن کسی طرح اپنا دھیان ادھر ادھر نہیں کر سکی، بس یہی سوچتی رہی پتہ نہیں ابا نے کیا سوچا ہے اور انہیں کیا جواب دیں گے۔ گو کہ ہر 2 صورتوں میں مجھے خاموشی سے سر جھکانا تھا، پھر بھی میں جاننا چاہتی تھی کیونکہ احسن کی ناراضگی نے مجھے بہت دل برداشتہ کر دیا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا میں زیادہ دن اس کے سامنے خود کو انجان اور پرسکون ظاہر نہیں کر سکوں گی، اور میں اس کے سامنے بکھرنا نہیں چاہتی تھی۔ میری عزت نفس یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں اس کے سامنے
बेला का मसला रख कर सफाइयाँ पेश करूँ। इसके बाद या तो वो मुझसे हमदर्दी जताए, एहसान करे, मुझ पर या धुतकार कर चलता बने, नहीं इसके बरक्स जैसा कि मैंने पहले मकाम पर ही उसे समझा दिया कि मैं अपने वालिदैन के फ़ैसले को कबूल करूँगी और मैं चाहती थी कि इससे पहले बेला की कहानी उस तक पहुँचे अब्बा फ़ैसला सुना दे। आर या पार मेरा भरम न टूटे। और इस वक्त से रात सोने तक मैंने अम्मी की बातों से चेहरे से ये जानने की कोशिश की अब्बा ने मेरे बारे में क्या फ़ैसला किया, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं हुई। आज तीसरे दिन भी बॉस का बच्चा साथ मेरे पास था, जिसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी। जहाँ उसकी तरफ से तवज्जो हटती वो मचलने लगता। आखिर मैंने सारा काम एक तरफ रख कर साद को अपने सामने टेबल पर बिठा लिया और पेपर वेट घुमाकर उसे बहलाने लगी। तो कुछ देर वो उसे खुश होकर देखता रहा, फिर वो ही नहीं मैं भी उकता गई और दूसरी चीज़ की तलाश में दराज खोली के एहसन आ गया और बहुत खामोशी से बैठकर कुछ देर साथ को देखता रहा, फिर मेरी तरफ मतवजा होकर बोला, तो अब तुम्हारी ये ड्यूटी है। अच्छी है। मैं कसदन मुस्कुराई तो उसने खदशा जाहिर किया, कहीं मुस्तकिल गले न पड़ जाए। क्या मतलब? मैंने पूछा तो वो बात बदल गया। बॉस इसे लेकर क्यों आते हैं पता नहीं। मैं खुद ही सोचती रहती हूँ कि शायद इसकी मम्मी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई कि वो बोल पड़ा, सबके लिए सोच सकती हो तुम, एक मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मैंने कुछ देर उसे देखने के बाद पूछा, क्या सोचूं? यही कि मेरे बारे में तुम्हारे घर वालों ने क्या सोचा। आखिर तुम्हारे अब्बा इतनी पसोपेश क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो? वो जी होकर बोल रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो पूछने लगा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? क्यों? मैं जानना चाहता हूँ ताकि अपने तौर पर समझ सकूँ तुम्हारे अब्बा के साथ क्या मसला है। उसने कहा तो मैं ज़रा हंस कर बोली, मेरे अब्बा के साथ कोई मसला नहीं, उन्हें सिर्फ मेरी शादी करनी है। और बहन भाई? उसने हैरान होकर देखा। नहीं, और कोई जिम्मेदारी नहीं है उन पर। तुम बताओ, उस रोज़ तुम्हारी अम्मा आई थी, उन्हें क्या जवाब दिया अब्बा ने? मैंने जवाब के साथ पूछा, पहले कहा था सोचेंगे, उस रोज़ कहा अपने बड़ों से मशवरा करेंगे। कौन है तुम्हारे यहाँ बड़ा, दादा या ताया वगैरह? उसने जवाब दिया और साथ ही पूछा, दादा ताया तो नहीं है, ताई जी हैं। मैंने बताया तो वो हैरत से बोला, तुम्हारे अब्बा उनसे मशवरा करेंगे? क्यों, इसमें हैरत की क्या बात है? मेरे टोकने पर वो झुंझला गया। हैरत मुझे तुम पर है जो बड़ी सादतमंद बन रही हो। साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं, बेवकूफ़ बना रही हो मुझे? क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? मेरे लहजे में जाने क्या था। वो एकदम खामोश हो गया, फिर बराह रास्त मेरी आंखों में देखकर बोला, सच बताऊं मुझे क्या लगता है? मेरा दिल यकबारगी बहुत ज़ोर से धड़का। फिर भी मैंने इस बात में सर हिला दिया तो उसने पहले कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई, फिर दोनों बाजू सीने पर बांधकर बड़े आराम से मेरी शख्सियत पर चढ़े खोल पर ज़रब लगाई थी। तुम्हारे अंदर खौफ है किसी रुसवाई का? नहीं। मुझे अपना लहजा कमज़ोर लगा तो मैंने घबरा कर साद को छेड़ दिया, यानी कि उसके हाथ से सुनहरी पेन ले लिया, जिस पर वो मचलने लगा। इसे क्यों रुला दिया? उसने टोका, लेकिन मैं अनसुनी करके खड़ी हो गई और साद को उठाकर बोली, चलो तुम्हें तुम्हारे बाप के पास छोड़ रहा हूँ, जल्दी आना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो यकीनन मेरी कैफियत भांप गया था और मैं इसी बात से डरती थी। जब भी फ़ौरन वहाँ से निकलकर बॉस के कमरे में आई तो वो फ़ोन पर जाने किससे बात कर रहे थे। मुझे देखकर बैठने का इशारा कर दिया। मैंने बैठते ही टेबल से बिस्किट का पैकेट उठा लिया, खोल कर साद को खिलाने के साथ बिला इरादा उनकी बातें सुनने लगी। जैसा तुम चाहती हो सब कुछ वैसा ही होगा। हाँ, बस तुम सारा सामान मंगवा लो, इसके बाद तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। डोंट वरी यार, मैं हूँ ना। साद बहुत आराम से है। ओके, मैं अभी आता हूँ। वो फ़ोन रख कर साद को देखने लगे, फिर मुझसे बोले, ये बहुत जल्दी आपसे मनहूस हो गया है? जी, मैं यही कह सकी। तो वो खामोश होकर कुछ देर जाने का क्या सोचते रहे, फिर अपने आप बोलने लगे, कल साद की बर्थडे है और इसकी मम्मी बहुत परेशान हो रही हैं। असल में उनकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, वरना वो सारे इंतज़ाम खुद कर लेती, अब चल नहीं सकती तो झुंझला रही हैं। अगर आज की तारीख में सारे काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुए तो वो परेशान हो रहे थे और मैं जो तवज्जो से उनकी बातें सुनने लगी थी, बिला इरादा कह गई, सर मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? आप? उन्होंने चौंक कर मुझे देखा, फिर यकलख्त उनकी आंखें चमकने लगी। हाँ, आपने साद को बहला लिया है, यकीनन इसकी मम्मी को भी। आई मीन वो आपके काम से मुतमिन ज़रूर होंगी। मैं खामोशी से देखने लगी कि वो क्या काम बताते हैं और उन्होंने पहले अपने ड्राइवर को बुलवाया, फिर मुझसे कहने लगे, आप साथ को लेकर घर चली जाएं, वहाँ इसकी मम्मी आपको बताएंगी कि वो बर्थडे पार्टी के लिए कैसी डेकोरेशन चाहती हैं और प्लीज़ आप उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानिएगा। जी? मैं कुछ शशबंज में पड़ गई क्योंकि ये ख्याल नहीं आया था कि मुझे अपने घर भी भेज सकते हैं। और वो मुझे इसी हिसाब से कहने लगे, आपको दोबारा ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं, वहीं से अपने घर चली जाइएगा, बल्कि ड्राइवर छोड़ेगा। जी? मैंने साथ को लिए अपने कमरे से बैग उठाया, फिर ड्राइवर के पीछे बाहर निकला और शुक्र किया कि एहसन मौजूद नहीं था, वरना वो ज़रूर टोकता, क्योंकि मेरे चेहरे से घबराहट साफ ज़ाहिर हो रही थी। तमाम रास्ता मैं यही सोचती रही, अगर अब्बा या ताई जी को मालूम हो गया कि मैं ऑफिस से कहीं और गई तो यकीनन मुझे घर पर बिठा दिया जाएगा। जब ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, उतर के मेरी तरफ का दरवाज़ा खोला तो मैं चौंकी और फिर साथ की मम्मी को सोच कर परेशान हो गई। जाने वो किस मिजाज की खातून थी और मेरे साथ उनका रवैया पता नहीं क्या होगा। ज़्यादा बक करेंगी तो उसी वक्त घर चली जाऊँगी, मैं उनकी नौकर थोड़ी हूँ। मैंने खुद को तसल्ली दी और लॉन्च में रुक कर इधर उधर देखने लगी तो अपने घर में आकर साथ मचलने लगा, मामा मामा। मैंने उसे गोद से उतार दिया और उसके पीछे चलते हुए बेडरूम में दाखिल होते ही मेरे मुंह से ज़ोरदार चीख निकली, बेला।
जिया, बेला ने हैरान होकर मुझे देखा और उठने की कोशिश करने लगी। मैं भागकर उसके ऊपर जा गिरी और रोने के साथ उसे गालियां भी देती। कमीनी उल्लू की पट्टी, अच्छा हुआ तेरी टांग टूट गई। बेला आंसुओं के साथ हंसी जा रही थी जबकि साथ सूरत हाल से घबरा कर रोने लगा, लेकिन मुझे अपने रोने में उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। तब बेला ने ज़ोर से मेरे बाजू पर चुटकी काटी। मेरे बच्चे को देखो, तुम्हारा बच्चा। मैंने बाजू सहलाते हुए बेला को देखा, फिर एकदम उछलकर खड़ी हुई और साथ को बाजू में भरकर खिलखिलाने लगी। मैं भी कहूँ, ये मुझे इतना अपना अपना क्यों लगता है? सच बेला, ये तुम्हारा बेटा है, एक ही है। मैंने साथ के फूले गालों पर चटाचट प्यार करते हुए पूछा तो वो हंसकर बोली, फिलहाल एक ही है। कितने साल का है? 2। उसने बताया तो मैं हैरान हुई। 2? फिर ये बोलता क्यों नहीं? अब बोलना शुरू किया है, लेकिन श्रेया भाभी का बेटा तो इससे छोटा है और वो बहुत बोलता है। मैंने कहा तो वो मुस्कुराकर बोली, ये अपने बाप पर गया है, कम गो। कहाँ है इसका बाप? मैं भूल ही गई कि मैं यहाँ कैसे और किस सिलसिले में आई थी। ऑफिस, बेला बताकर चौंकी। बाएं, हाय, साथ भी तो वहीं था। मेरे साथ आया है। मैं भी इसकी तरह बताकर चौंकी थी, फिर समझ कर बोली, मैं इसके बाप के ऑफिस में जॉब करती हूँ। अभी उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है, मैं इसकी बर्थडे पार्टी का इंतज़ाम कर दूँ। अच्छा, हाँ, अभी हमाद का फ़ोन आया था, बता रहे थे उन्होंने तुम्हें भेजा है। उसने कहा, फिर बहुत संजीदगी से पूछने लगी, ताई जी मर गई क्या? अल्लाह न करे। मैंने बेख्तियार कहा तो उसकी संजीदगी में हैरत भी शामिल हुई। फिर तुम जॉब कैसे कर रही हो? क्यों? मैं उसका अंदाज समझकर भी अनजान बन गई तो इस बार उसने ताई जी वाला सवाल कुछ इस तरह घुमा दिया, अब्बा तो जिंदा है ना? अल्लाह का शुक्र है। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने बुरा मानकर टोका। मैं ऐसी ही बातें सोच सकती हूँ क्योंकि मुझे यकीन है इन 4 सालों में वहाँ कुछ भी नहीं बदला होगा। अब्बा उसी तरह ताई जी के गुलाम होंगे और जब वो उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते तो तुम, मैं भी नहीं कर सकती। मैंने कहा तो उसने चौंक कर मुझे देखा। फिर ये कि मैं ताई जी की मर्जी हासिल कर लेती हूँ, उनके सामने मासूम मस्कीन बनी रहती हूँ, उनकी हाँ में हाँ मिलाती हूँ और यूँ ज़ाहिर करती हूँ जैसे मैं अपना सबसे हमदर्द और बही ख्वाह इन्हें ही समझती हूँ, वगैरह वगैरह। मैंने यूँ बताया जैसे बेला मेरी चालाकी को सराहेगी, लेकिन वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, पक्की बेगैरत हो? क्यों? बेगैरती की क्या बात है? शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस औरत ने हमारी माँ को घर तो घर उसकी औलाद के मामले में भी बेदखल कर दिया है, तुम उसकी खुशामद करती हो। बेला बाकायदा मुझे डांटने लगी। मजबूरी है, खैर छोड़ो इन बातों को, तुम अपनी सुनाओ। मैंने बात कर उसकी तरफ मोड़ा तो उसने पहले गहरी सांस खींची कर गोया खुद को ताई जी के शिकंजे से आज़ाद किया, फिर मुस्कुराकर बोली, क्या सुनाओ? मज़े में गुजर रही है। वो तो मैं देख रही हूँ। जिस वक्त से तुम, मुझे उस वक्त से बताओ जब तुम घर से निकली थी, तो आगे तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं अपनी गोद में सोए साथ को उसके बराबर लटाकर यूँ बैठ गई जैसे अब वो मुझे तवील दास्तान सुनाएगी, लेकिन वो बड़े आराम से बोली, कुछ नहीं होना क्या था। मैं सीधी हमाद के घर आ गई। उसकी मम्मी डैडी को सारे हालात बताए तो उन्होंने उसी वक्त 4 आदमी बुलाकर मेरा हमाद के साथ निकाह पढ़वा दिया। ज़िंदगी में बज़ाहिर कोई कमी नहीं है, लेकिन ये मैं जानती हूँ मेरी खुशी मुकम्मल नहीं। ज़िंदगी में वालिदैन की कमी तो महसूस होती है। माशाअल्लाह, क्या बात है तुम्हारी। खुद तो हंसी खुशी रहने लगी और पीछे हमारे लिए अब अज़ाब छोड़ें। कोई दिन नहीं ऐसे गुजरता जो ताई अम्मी अम्मी को ताना ना दे। मैं अलग तुम्हारी वजह से रिजेक्ट हो रही हूँ, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। अलबत्ता अम्मी, उन्हें यह गम दीमक की तरह चाट रहा है कि मैं कभी अपने घर की नहीं हो सकूँगी। मैं उसे मलामत नहीं करना चाहती थी। जब ही सीधे साधे अंदाज में बताया तो वो तासुब से बोली, हाँ, ताई जी के होते तो ये वाकई नामुमकिन है। तभी हम आ गए और मुझे इत्मीनान से बैठे देखकर हैरत से बोली, आपने अभी तक कुछ नहीं किया? हमाद, ये जिया है। वो मुझसे पहले बेला बोल पड़ी। जिया, मेरी बहन? तुम्हारा मतलब है? हमाद मुझे देखने लगी। हाँ, मुझे तो जैसे मालूम था। क्यों? मैं इतना जिक्र करती हूँ इसका, फिर भी आपने नहीं पहचाना? अब पहचान लेता हूँ। हमाद मेरे सामने आ बैठे और वो मुझे देखते हुए बोले, तो तुम जिया हो, मेरी प्यारी बीवी की प्यारी बहन। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, ख़ास तौर पर अपने घर में देखकर ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू। मुझे खुशी इस बात की है कि आप दोनों खुश हैं। मैंने शुक्रिया के साथ कहा, फिर अचानक ख्याल आने पर पूछा, आपके मम्मी डैडी कहाँ हैं? वो अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ मेरी बड़ी सिस्टर हैं उनके पास। वो बताकर पूछने लगा, तुम्हें याद है मेरे मम्मी डैडी? जी, वो आए थे हमारे यहाँ। हाँ। बेला को उनका मायूस लौटना अच्छा नहीं लगा था जब ही खुद चल कर आ गई। उन्होंने शरारत से बेला को देखा, फिर पूछने लगे, कुछ खाओ, खाना वाना भी खिलाया या जिया को यूं ही बातों से पेट भर रही हो? आप आ गए हैं ना, आप खिलाएंगे, मैं तो चल नहीं सकी। बेला ने कहा तो मुझे अब ख्याल आया। बेला, तुम्हारी टांग के साथ क्या हादसा हुआ? वॉशरूम में फिसल गई थी, मामूली फ्रैक्चर है, फिर भी 2 हफ्ते लगेंगे। मुझे बताएं हमाद भाई किचन कहाँ है, मैं बना देती हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर वहीं से किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो कमरे से निकल आई और फिर शाम तक मैं वहीं रही और मैंने बेला को इस बात पर आमादा कर लिया कि साथ की बढ़ते उसकी टांग का प्लास्टर उतरने के बाद ही होगी। हमाद भाई भी यही चाहते थे, लेकिन बेला जाने क्यों जिद कर रही थी। बहरहाल उसने मेरी बात मान ली। फिर अगले रोज़ आने का कहकर मैंने उसे इजाज़त ली तो हमाद भाई खुद मुझे घर तक ड्रॉप कर गए। हालांकि मैंने बहुत मना किया क्योंकि मुझे डर था कहीं अब्बा ना देख ले, लेकिन शुक्र है इस वक्त अब्बा
ऑफिस से नहीं लौटे थे। फिर भी मैं पहले सीधी अपने कमरे में गई। मुँह हाथ धोने के बाद अम्मी के पास है। वो रोज़ाना की तरह मेरी खैरियत से वापसी पर शुक्र कर रही थी। पता नहीं उनका सारा दिन कैसे गुजरता था। बहरहाल मैं इस वक्त बेला से मिलकर खुश थी। जब भी अम्मी को सलाम करने के साथ उनसे लिपट गई, उनके कान में बोली, बड़ी अच्छी खबर है अम्मी। क्या? वो मुझे खुद से अलग करके मेरा चेहरा देखने लगी तो मैं खुश होकर बोली, बेला अपने घर में बहुत खुश है। बेला? अम्मी के होंठों ने बेआवाज़ जुम्बिश की। हाँ अम्मी, अचानक मेरी उससे मुलाकात हो गई। वो हमाद भाई के साथ बहुत खुश है। उसका एक बेटा भी है साथ, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। खुशी से जहाँ मेरी आवाज़ कनक रही थी वहीं आंखों से आंसू भी छलक रहे थे। और मैं घबरा कर कभी मुझे देखती, कभी दरवाजे से बाहर नजर डालती। आखिर उन्होंने मेरे होंठों पर हाथ रख दिया। मत नाम लो उसका। तुम्हारे अब्बा ने सुन लिया तो जुबान खींच लेंगे तुम्हारी। अम्मी, मैंने अपने होंठों से उनका हाथ हटाकर पूछा, आपको खुशी नहीं हुई? आंसू पूंछ कर किचन में जाओ। अम्मी मेरी बात का जवाब देने के बजाय टोक कर अलमारी खोल कर खड़ी हो गई तो मैं दुपट्टे से चेहरा साफ करते हुए उनके कमरे से निकल आई। फिर रात में सब कामों से फारिग होकर जब मैं मामूल के मुताबिक ताई जी के कमरे में हाजिरी देने गई तो पहली बार मैंने खुद से बेला का जिक्र छेड़ दिया। ताई जी, कभी कभी मुझे ख्याल आता है पता नहीं बेला कहाँ होगी। मैंने कहा तो ताई जहरखंद शुरू हो गई। रुल रही होगी कहीं। अरे ऐसी लड़कियों का अंजाम बहुत बुरा होता है। जिसके लिए घर छोड़ गई थी उसने भी धिक्कार दिया होगा। गैरत वाली तो थी नहीं जो कहीं डूब मरती। पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला कर रही होगी। मैं भी यही सोचती हूँ। मैंने दिल ही दिल में हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ दफान हुई। यहाँ रहती तो तुम्हें और शहनी को भी खराब करती। अरे हाँ ताई जी, वो शहनी जो आपके लिए कह रही थी। मैंने वज़ू बदल दिया और फिर कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद उनके पास से उठाई। अगले दिन मैं वक्त से पहले ऑफिस पहुंच गई क्योंकि मुझे बेला के पास जाने की जल्दी थी। कल उसके साथ यही तय हुआ था कि हमाद भाई मुझे ड्राइवर के साथ घर भिजवा देंगे। लेकिन ये मैं भूल ही गई कि हमाद भाई 10 बजे ऑफिस आते हैं और उनके आने तक मैंने सोचा कुछ काम ही कर लूँ। लेकिन उसी वक्त एहसन आ गया और मेरे सामने बैठकर बहुत चुभती हुई नज़रों से मुझे देखने लगा। क्या बात है? मैंने कुछ देर नज़रअंदाज करने के बाद आही टोक दिया तो वो मजीद पेशानी पर शिकने डालकर बोला, तुम बताओ। क्या बताऊँ? मैंने सुकून से उसे देखा। कल कहाँ गई थी? उसका लहजा भी चुभता हुआ था। बॉस के घर। मैं हनूस सुकून थी। क्यों? कुछ काम था? तुम्हें नहीं, उन्हें। क्या काम? वो अब मशकूक हो गया जिस पर मैं सुलग उठी। तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? मेरी बात का जवाब दो। नहीं दे रही, मैंने चिढ़कर कहा तो वो तन से बोला, तुम्हारे पास जवाब ही नहीं। मेरे पास जवाब है या नहीं? तुम्हें मैं मजीद इतला दे रही हूँ कि अभी मैं फिर बॉस के घर जाऊंगी। मैंने चबा चबा कर कहा तो उसने फ़ौरन होंठ भींच कर गालबन खुद को क्यों कहने से रोका। फिर इसी तरह उठकर जाने लगा कि उसी वक्त हमाद भाई दरवाज़ा खोल कर बोले थे, हेलो जिया, तुम तैयार हो? जी। मैं खड़ी हो गई। जाओ, मैंने ड्राइवर से कह दिया है। वो कह कर चले गए तो मैंने यूं ही दराज खोली और इसमें हाथ मारते हुए इंतज़ार करने लगी कि एहसन कुछ कहेगा। लेकिन वो कुछ बोला ही नहीं। वहाँ से गया जिससे मुझे उलझन होने लगी। नाचार बैग उठाकर उसके सामने ही बाहर निकल गई तो मजीद मुझ पर झुंझलाहट सवार हो गई। बेला शिद्दत से मेरी मुंतज़िर थी। छूटते ही पूछने लगी। मैं उसे मायूस नहीं करना चाहती थी, इसलिए झूठ बोलकर फ़ौरन साथ को उठा लिया तो वो मेरा दुपट्टा खींच कर बोली, इधर मेरे पास बैठो ना और मुझे बताओ। मेरा सुनकर अम्मी की क्या कैफियत हुई। रोने लगी खुशी से। मैं आराम से बैठकर बताने लगी। फिर तुमसे मिलने को बेचैन होगी लेकिन बेचारी मजबूर है। तुम जानती हो अब्बा और उन्हीं के डर से वो तुम्हारा नाम नहीं लेती। लेकिन फिर भी कह रही थी कभी मौका मिला तो तुम्हारे पास ज़रूर आएंगी। ईमान से मेरा भी बहुत दिल चाहता है। बिला ने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। क्या दिल चाहता है? 4 सालों में कभी फ़ोन तो किया नहीं और दिल चाहता है। फ़ोन नहीं करूँगी। उसने अभी भी मना किया। क्यों? क्योंकि मैंने कसम खा ली है मैं खुद से कोई रब्ता नहीं करूँगी। जब तक अब्बा को एहसास नहीं होगा और वह मेरे पास आएंगे मैं इस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगी। ये तो तुम भूल जाओ कि अब्बा को कभी एहसास होगा। अगर होना होता तो जब तुमने घर छोड़ा था उसी वक्त हो जाता और फिर वो मेरे मामले में भी नर्म पड़ जाते। लेकिन वो अभी भी वैसे ही हैं। मैंने कहा तो वो कुछ सोचते हुए बोली, मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। मैं उनकी मर्ज़ी पर सर झुका देती अगर ये वाकई उनकी मर्ज़ी होती। लेकिन वो तो ताई जी की ज़ुबान बोलते हैं। इस वक्त भी उन्होंने हमाद को नापसंद नहीं किया बल्कि ताई जी के कहने पर मना किया। अलबत्ता अम्मी का ख्याल आता है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं उनकी खातिर इस वक्त अदनान से शादी कर लेती तब अम्मी और दुखी होती। अब कम अज़ कम उन्हें ये इत्मीनान तो मिल जाएगा कि मैं खुश हूँ, है ना? वो आखिर में मेरा हाथ हिलाकर मुस्कुराई थी। फिर पूछने लगी, अदनान की शादी होगी? नहीं, वो यहाँ नहीं होते। 2 साल पहले कुवैत चले गए थे। अब सुन रही हूँ आने वाले हैं और शायद अब ताई जी उनकी शादी कर दे। मैंने बताया तो वो फ़ौरन पूछने लगी, तुम्हारे साथ करने का तो नहीं सोच रही? अल्लाह ना करे जो उन्हें कभी ये ख्याल है। मैंने दहल कर कहा तो वो संजीदगी से पूछने लगी, अगर आ गया तो क्या करोगी? पता नहीं। मैं अचानक आज़ुर्दगी में घिर गई। तुम्हें कोई और पसंद है क्या? वो अब नरमी से पूछ रही थी। जब ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले तो वो मेरा हाथ दबाकर मुस्कुराई। तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कोई है। कौन है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई। जब मैंने आंसू साफ कर लिए तब इसरार से पूछने लगी, बताओ ना कौन है? एहसन। मैं नज़रें झुकाए बताने लगी, हमाद भाई के ऑफिस में ही होता है। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो अपनी अम्मा को भी भेज चुका है।
लेकिन इंदर अब्बा ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ताई जी ही फैसला करेंगी, जो तुम्हारे हक में नहीं हो सकता। बेला ने फ़ौरन कहा। फिर कदरे तवक्कुफ़ से पूछने लगी, ये बताओ तुमने क्या सोचा? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच सकती, मैंने बेबसी से कहा। तो वो डांटने लगी, पागल मत बनो, जब पता है ताई जी तुम्हारा भला नहीं चाहती तो फिर तुम्हें खुद सोचना है। मजलूम बनकर सर झुका देने से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी ख़राब होगी, समझी? बस खामोश रहो। जब मैंने हर किस्म के हालात से समझौता करने का सोच लिया है तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने नाराज़गी से कहा। तो उसने गहरी सांस की सूरत मुझ पर तासुफ का इजहार किया। छुट्टी का दिन था। नाश्ते के बाद अब्बा ताई जी के पोर्शन में चले गए। तब अम्मी मेरे पास आकर बेला के बारे में पूछने लगी। मैंने उन्हें वही पहली मुलाकात का अहवाल तफसील से सुना दिया। अलबत्ता ये नहीं बताया मैं उसके घर गई थी, और ना ये कि मैं हमाद भाई के ऑफिस में काम करती हूँ। इसके बरक्स सरेराह मुलाकात जाहिर की, और ज़्यादा इस बात पर जोर दिया कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमिन है, जिससे ज़ाहिर है अम्मी को मुतमिन ही होना था। कितनी बार उनके मुँह से शुक्र के अल्फाज निकले। इसके बाद मेरी फिक्र करते हुए कहने लगी, पता नहीं तुम्हारे बाप ने तुम्हारे बारे में क्या सोचा है। कल भी हसन की माँ आई थी, कुछ देर मेरे पास बैठी, फिर तुम्हारी ताई जी के पास चली गई। ताई जी के पास? मैं परेशान हो गई, गो कि मैं तय कर चुकी थी इस मामले में कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अम्मी ने बात ही ऐसी की कि मुझे कहना पड़ा। आपने क्यों जाने दिया उन्हें? खुद एक कह रही थी कि आपके मियाँ अगर अपनी भावज की बात मानते हैं तो मैं उन्हीं के सामने दामन फैला लेती हूँ। अम्मी ने कहा। तो मैंने उलझ कर पूछा, उन्हें किसने बताया कि भावज की बात मानते हैं? खुद तुम्हारे अब्बा ने उस रोज़ कहा था कि वो भावज से मशवरा करके जवाब देंगे, जब ही कल वो इधर ही चली गई। अब वो पता नहीं क्या बातें हुई। अम्मी तशवीश से बोली तो मुझे उन्हें तसल्ली देना पड़ी। आप क्यों फ़िक्र करती हैं? जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। अम्मी ने गहरी आह खींची, फिर उठते हुए बोली, तुम तो आज कपड़े धोगी, मैं खाना बना लेती हूँ। आप रहने दे, मैं कर लूँगी सब। मैं सर झटक कर उठ खड़ी हुई, लेकिन किसी तौर खुद को ये कहकर नहीं भुला सकी कि किस्मत में होगा वही होगा। इसके बरक्स ये ख्याल जोरावर था कि ताई जी ने ज़रूर मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, और ये तो कल एहसन से ही मालूम हो सकता था कि कल कोई बहुत दूर भी नहीं थी। लेकिन वक्त भी जैसे ठहर सा गया। मैं सारे कामों से फारिग हो गई, यहाँ तक कि अगले दिन के कपड़े भी प्रेस कर लिए, लेकिन सूरज का सफ़र तमाम नहीं हो रहा था। अजीब सी बेकली जिसमें परेशानी भी शामिल थी। इस वक्त मुझे एहसास हुआ, मैं जो इतने आराम से एहसन से कह देती हूँ मेरे वालिदैन जो फैसला करेंगे मुझे उसी पर सर झुकाना है, तो ये कितना मुश्किल है। उस वक्त मेरा भी दिल यही चाह रहा था कि मैं बिला की तरह अब्बा के मुकाबिल जा खड़ी हूँ, और गो के मुझ में इतना हौसला नहीं था, लेकिन अम्मी को छोड़कर खुश नहीं रह सकती थी। शायद मेरे अंदर बेला की तरह का यकीन नहीं था। इसके बरक्स हजार हा खदशे थे। कुछ देर के लिए मैं अम्मी से नज़रें चुरा कर सोचती रही, होगा क्या? मैं सीधी एहसन के पास चली जाऊंगी और हम शादी करके हंसी खुशी रहने लगेंगे। हंसी खुशी? मेरा दिल डूबने लगा, जिससे मैं मज़ीद खाइफ होगी। हालांकि मुझे जितना अपने जज्बों पर यकीन था उसी कदर एहसन की मोहब्बत पर, लेकिन मैं सिर्फ सोच सकती थी, अमल करना मेरे इख्तियार में नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा देर अम्मी की तरफ से नज़रें नहीं चुरा सकती थी। इसलिए उस रात मैं बस यही दुआ करती रही कि अल्लाह ताला जी ताई के दिल में हमारे लिए रहम डाल दे। लेकिन ताई जी के दिल पर तो गोया मोहर लग चुकी थी, जो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनकी बेटी भी मौजूद है, और मेरे बारे में एहसन की माँ से जाने क्या कुछ कह डाला कि अगले रोज़ वो मुझसे बहुत मुतनफ़र और उखड़ा उखड़ा सा था। एक दो बार मैंने उसे मुखातिब करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह उसने नागवारी से देखा, इससे पहले मुझे गुस्सा आया, फिर दुख, और दुख इस बात का था कि जो कुछ ताई ने कहा उसने यकीन कर लिया। मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी क्या है, सच क्या है, और इस बात ने मुझे इतना दिल बर्दाश्त किया कि मैं इस वक्त जॉब छोड़ने का सोचकर हमाद भाई के पास चली आई। मैं घर जा रही हूँ, मैंने कहा। तो वो घड़ी देखकर बोली, बस अब ड्राइवर आने वाला है, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, और आइंदा यहाँ कभी नहीं आऊँगी। मैंने ज़ोर देकर कहा तो वो चौंक कर देखने लगे। खैरियत? बस मैं जॉब छोड़ रही हूँ। बैठ जाओ, आराम से बताओ क्या हुआ। वो अपना काम छोड़कर यूँ बैठ के जैसे मेरी पूरी बात दास्तान सुनने को तैयार हो, और मुझे कुछ नहीं सुनाना था। जब भी रूठे लहजे में बोली, मेरा यहाँ से दिल चाट हो गया है। अच्छा, अभी तुम बेला के पास जाओ, इसके बाद जब तुम्हारा दिल चाहे आ जाना। उन्होंने कहकर बेल का बटन दबाया, और पीएन के आने पर पूछने लगे, गाड़ी आ गई? जी सर। उन्होंने पीएन का जवाब सुनकर उसे जाने का इशारा किया, फिर मुझसे बोले, जाओ, बेला तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, और हाँ, उसे बता देना कि तुम जॉब छोड़ रही हो। 7 वजह भी बताना। कोई वजह नहीं है। मैं कहकर उनके कमरे से निकल आई। बैग लेने के लिए अपने कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ एहसन को देखकर अब मेरी पेशानी पे बल पड़ गए, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। खामोशी से अपना बैग लेकर वापस पलटी थी कि वो मेरे सामने आ गया। कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या? मैं कहीं भी जाऊँ, मैंने तरह कर कहा। तो वो तन से बोला, बहुत ऊंचा उड़ने लगी हो, मेरी परवाज़ हमेशा से ऐसी है। मैंने कहकर कदम आगे बढ़ाया तो वो फ़ौरन दरवाज़ा बंद करके उसके साथ लग के खड़ा हो गया, और बहुत चुभती हुई नज़रों से मुझे देखने लगा। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि ये ऑफिस है? मैंने झिंझाकर कहा। तो वो जिताकर बोला, तुम भी तो भूल जाती हो कि घर से ऑफिस आई थी, फिर यहाँ से कहीं और जाने का मतलब क्या तुम्हारे घर वालों को मालूम है? हाँ, मैं नज़रें चुरा गई। झूठ बोलती हो तुम, और तुमने मुझसे भी झूठ बोला कि तुम अपने वालिद की वाही जिम्मेदारी हो, जबकि तुम्हारी बहन, वो जाने क्या कहता है। मैं बोल पड़ी, मेरी बहन की शादी हो चुकी है। एक और झूठ, उसने कहा। तो मैं गुस्से से बोली, हाँ,
मेरी हर बात झूठ है, ये भी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, सब झूठ था, सब झूठ है। और सच क्या है? वही तो जो तुम जान गई हो। और अब प्लीज़ मेरे सामने से हट जाओ, वरना वो मेरी धमकी से पहले ही एक तरफ हट गया तो मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। अब मेरा बेला के पास जाने को दिल नहीं चाह रहा था, कोई मजबूरी भी नहीं थी। फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसके पास आ गई। क्या हुआ? बेला ने मेरी शक्ल देखते ही टोका, किसी से लड़कर आ रही हो? हाँ, और अब मैं तुमसे लड़ूंगी। तुम बहुत बुरी हो बेला। मैं हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी तो वो मुझे गले लगाने को आगे बढ़ी, लेकिन मैंने उसके हाथ झटक दिए। तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम इंतहाई खुदगर्ज हो। घर से निकलते हुए ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी गलती की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ेगी। क्या हुआ? ताई जी ने एहसन को रिजेक्ट कर दिया, बेला ने समझ कर कहा। वो रिजेक्ट नहीं करती, मुझे रिजेक्ट करवाती हैं तुम्हारी दास्तान सुनाकर। और इससे पहले मुझे अफसोस नहीं होता था, लेकिन एहसन, मैं फिर रो पड़ी तो वो अफसोस से बोली, इस शख्स के लिए रो रही हो जिसकी मोहब्बत पानी के बुलबुले जैसी थी। फिर मुझे खींचकर अपने सामने बिठाती हुई कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था तुम खुद एहसन को सारे हालात बता दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो ताई जी पता नहीं किस अंदाज से और क्या क्या कहा है, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया और अफसोस तो अब्बा पर भी है, जो भी नहीं समझ रहे। खैर छोड़ो, ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? अगर कहो तो मैं एहसन से बात करूँ। नहीं, मैंने फ़ौरन मना किया। अगर तुमने ऐसी कोई कोशिश की तो फिर सारी ज़िंदगी मेरी सूरत को तरसती रहोगी। क्यों मना कर रही हो? बस कर रही हूँ। मेरी ज़िद पर वो कंधे उचकाकर बोली, तुम्हारी मर्ज़ी। फिर उठ खड़ी हुई, चलो जाकर मुँह हाथ धो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। साथ कहाँ है? मुझे वॉशरूम की तरफ जाते हुए अचानक साथ का ख्याल आया। उसे हिना अपने साथ ले गई। ये हिना कौन है? पड़ोस में रहती है। अच्छा तुम साथ को ले आओ, मैं कहकर वॉशरूम में बंद हो गई। फिर सारा दिन वक्फे वक्फे से बेला मुझे मनाने की कोशिश करती रही कि मैं उसे एहसन से बात करने दूँ, लेकिन मुझे भी ज़िद हो गई थी। मैं अपनी इस बात पर अड़ी रही तो आखिर वो मायूस होकर बोली, चलो जाने दो उसे, अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखूंगी। कल मैं हमाद भाई से कहकर आई थी कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ और अभी मेरा ऑफिस आने को दिल नहीं चाह रहा, इसलिए मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद आके नहीं थी। तब मैं झुंझलाकर उठ खड़ी हुई, गो के 8 बज चुके थे। फिर भी तैयार हो गई। इसके बाद आराम से नाश्ता किया क्योंकि अब देर होने पर सरजनिश का डर नहीं था, इसलिए मैं इत्मीनान से 9 बजे घर से निकली। और जब ऑफिस पहुंची तो पहले हमाद भाई के कमरे में झांक कर उन्हें सलाम किया तो वो तहक्कुम से बोले, अंदर आओ जी। मैं उनके सामने जा खड़ी हुई तो डांट कर बोले, ये तुम्हारे आने का वक्त है, 10 बज रहे हैं। सॉरी, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, फिर ख्याल आया घर बैठ कर क्या करूँगी। मैंने कहा तो वो तासुब से बोले, तो तुम घर के कामों से बचने के लिए जॉब करती हो? जी नहीं, मैं कामचोर नहीं हूँ, यहाँ से जाकर खाना पकाती हूँ। माशाल्लाह, अब ज़रा यहाँ के काम भी देख लो। वो क्या नाम है उनका, मिस्टर एहसन, कितनी देर से परेशान हो रहे हैं? उन्होंने कहा तो मैंने ठटक कर पूछा, क्यों? उनकी फ़ाइल गालबन तुम्हारे पास है, और हाँ, मुझे कॉटन फैब्रिक्स के लिए जल्दी कुछ अच्छे डिज़ाइन तैयार करके दो। मैं उनका हुक्म सुनकर अपने रूम में आ गई और पहले एहसन की फ़ाइल तलाश करके सामने टेबल पर रखी ताकि आए तो वो उसे देखते ही लेकर चलता बने, क्योंकि कल की तलख कलामी के बाद मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। जो भी फैसला हो चुका था मैं इससे पहले ही कह चुकी थी कि मैं कोई एहतजाज नहीं करूँगी, और अब तो शायद वो मुझे उकसाएगा भी नहीं, क्योंकि ताई जी ने बेला के बारे में बताकर उसे भी मुतनफ़र कर दिया था। मुझे दुख इसी बात का था कि मोहब्बत के पहले ही इम्तहान में ही वो नाकाम हो गया। बहरहाल कुछ देर बाद वो आ गया। पहली नज़र में अपनी फ़ाइल देखकर उठा भी ली, लेकिन फिर जाने क्या हुआ कि जाते जाते पलट आया। सुनो, मैं कल के अपने रवैये पर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, उसने मेरे सामने बैठते हुए कहा तो मैं बहुत खामोश नज़रों से उसे देखने लगी। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं था, और ना ही तुम्हारे किसी अमल पर तुम्हें सरजनिश करने का हक रखता हूँ। मैं अभी भी खामोश रही। यूँ भी उसने कोई जवाब तलब बात नहीं की थी। वो शायद मुझे बुलवाना चाहता था। जब भी कदर रुक कर पूछने लगा, तुम नाराज़ हो? नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिला दिया तो वो कसरन ज़रा सा मुस्कुराया, फिर कहने लगा, तुम्हें किसी बात की खबर नहीं होती। मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारे वालिदैन ने मेरे बारे में क्या सोचा, तुमने लाइल्मी का इजहार कर दिया, और वजह ये बताई कि तुम्हें क्योंकि हर हाल में अपने वालिदैन के फ़ैसले पर सर झुकाना है, इसलिए तुम जानने की कोशिश ही नहीं करती। यही सच है। वो भी कुछ और भी कहता, लेकिन मैं बेख्तियार बोल पड़ी, नहीं, ये सच नहीं है। सच ये है कि तुम्हारे वालिदैन के पास फ़ैसले का इख्तियार ही नहीं, बल्कि फ़ैसला एक बिल्कुल अजनबी शख्स को करना होता है। इसने यकीन से कहा तो मैंने नागवारी से टोका, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। मज़ीद सुन लो कि तुम्हारी ताई जी ने तुम्हारे बारे में फ़ैसला करने का इख्तियार हमारी तरफ मुंतकिल कर दिया है। अब बताओ क्या चाहती हो तुम? उसने बात ख़त्म करके बड़े आराम से दोनों बाजू सीने पर लपेट लिए, यूँ जैसे बड़ा सही हो और भीख में मुझे मेरी औकात से ज़्यादा नवाजने का इरादा रखता हो। यही मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे धुतकार दे या मुझ पर एहसान करे, फिर बकिया ज़िंदगी जिताता भी रहे। और ये तो बात की बात थी, जबकि वो अभी मुझे हर्ट कर रहा था। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं उसे क्या जवाब दूँ, तो पूछ लिया, ताई जी ने तुम्हारी अम्मा से क्या कहा है? उन्हें छोड़ो, वो जो भी कहे, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं तुम्हारी मर्ज़ी मालूम करना चाहता हूँ, उसने खासी बेनियाजी दिखाकर कहा। मेरी मर्ज़ी? मैं बिला इरादा उसे देखेगी। हाँ, जल्दी बताओ। उसने टेबल पर बाजू रखकर मेरी आंखों में झांका तो मैं चौंक कर बोली, सॉरी, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। मेरा मतलब है सोच कर बताऊंगी। तुम्हें क्या सोचना है? बस ये बता दो, शादी कब तय करूँ? उसने कहा तो मैं कसकर मुस्कुरा कर बोली,
मैं हामी भरूंगी तो तय करोगी ना, क्या मतलब है तुम्हारा? वो उछला था और मैं यकलक पुरसुकून हो गई। देखो एहसन, जब तक मेरा मामला मेरे और तुम्हारे वालिदैन के दरमियान था मैं खामोश थी और मैं खामोशी रहती। अगर जो बात उनके दरमियान तय होती या अगर तुम्हारे पास इख्तियार आ ही गया था तो तुम मेरी मर्ज़ी मालूम ना करती। अब तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं हर पहलू से सोचने के बाद ही तुम्हें अपनी मर्ज़ी बताऊंगी। ठीक है, सोच लो, मैं तुम्हें 1 हफ़्ता दे रहा हूँ। वो सटपटा कर बोला। फिर गालबन उसका मकसद मुझे ये बावर कराना था कि मेरे पास हामी भरने के सिवा कोई चारा नहीं। जो कहने लगा, वैसे तुम्हारी बहन ने अच्छा नहीं किया। वो अगर किसी को पसंद करती थी तो उससे शादी करने के लिए माँ बाप को फोर्स करती। घर से भागना तो अक्लमंदी नहीं है। माफ़ करना एहसान, मेरी बहन घर से भागी नहीं, बता कर गई थी। बहरहाल ये उसका मामला है, तुम्हें इस पर तबसरा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सहूलत से टोका तो वो कंधे उचका कर बोला, हाँ वाकई मुझे इस पर तबसरा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें तो समझा सकता हूँ। मुझे क्या समझाओगे? मैं किसी तरह अपनी नागवारी छुपा नहीं सकी। तुम बहुत जल्द बुरा मान जाती हो, उसने हंस कर कहा। तो मैं वो मुश्किल जब्त से बोली, नहीं, समझाओ, क्या समझाना चाहते हो? मैं तुम्हें बॉस के बारे में बताना चाहता हूँ। पता नहीं उन्होंने अपनी बीवी के मुतालिक तुमसे क्या कहा है, जबकि सच ये है कि उनकी बीवी मौजूद है। तुम किसी धोखे में न आना, मेरा मतलब है। मैं तुम्हारा मतलब समझ गई हूँ। हाँ वैसे तुम खुद समझदार हो, वो कहकर उठ खड़ा हुआ। तुम गालबन ये फाइल लेने के लिए आए थे? मैंने फाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। ओह हाँ थैंक यू। वो फाइल लेकर चला गया तो मैं फ़ौरन सर झटक कर काम में मसरूफ़ हो गई, क्योंकि मैं उसकी किसी बात को सोचना नहीं चाहती थी। और वाकई हैरत अंगेज़ तौर पर मैंने इस वक्त बहुत खूबसूरत डिज़ाइन तैयार कर लिए। फिर उन्हें लेकर हम्माद भाई के पास गई तो वो फ़ोन पर बिला से बात कर रहे थे। मुझे देखते ही उससे बोले, लो जी आ गई, तुम खुद इससे बात कर लो। इसके साथ ही उन्होंने रिसीवर मुझे थमा दिया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सलाम पेश किया तो बेला खुश होकर बोली, जीती रहो जीती रहो। हाँ जी रही हूँ, तुम्हारी दुआ है। अब आगे बोलो, क्या बात है? असल बात तो जब तुम यहाँ आओगी तब बताऊँगी। तुम्हें 4 बजे आना है, उसने कहा। तो मैंने साफ मना कर दिया, मैं रोज़ रोज़ नहीं आ सकती, हफ्ते में 1 दिन मुकर्रर कर लो। ठीक है, आ जाओगी तो इस वक्त मुकर्रर कर लेंगे। नहीं, अब मैं 1 हफ्ते बाद ही आऊँगी। ये मेरी ज़िद नहीं थी, बल्कि शदीद नाराज़गी थी, क्योंकि इसकी वजह से एहसन ने मुझे हर्ट करने की कोशिश की थी। बको मत, मैं हमाद से कह रही हूँ, तुम्हें अभी भिजवा दें। ज़बरदस्ती है क्या? मैं नहीं आ रही। मैंने फ़ोन पटक दिया तो हमाद भाई हैरत से मुझे देखने लगे। क्या हुआ? समझा के रखें इसे, मुझ पे रोब ना जमाया करे। मैं उन पर बिगड़ गई तो वो हाथ उठाकर बोले, आराम से, बाहर तक आवाज़ गई तो सब जमा हो जाएंगे। मैं जा रही हूँ, मैं रूठे लहजे में कहकर उठ खड़ी हुई तो वो पूछने लगे, बेला के पास? नहीं, आप भी मना कर दे उसे, यहाँ काम का हर्ज होता है। अच्छी बात है, तुम जाओ अपनी सीट पर, उन्होंने कहा। तो मैं ऐसे ही रूठी हुई अपने रूम में आ गई। कुछ देर फाइलों को तरतीब देने में लगी, फिर कंप्यूटर ऑन करके गेम्स का फोल्डर खोल दिया। लेकिन मेरा ध्यान बार बार बेला की तरफ जा रहा था कि उसने क्या बात बताने के लिए मुझे 4 बजे आने को कहा। अब पता नहीं वाकई कोई बात थी या मुझे बुलाने का बहाना था। मैंने मुतजस्सिस होने के बावजूद उसके पास जाने का नहीं सोचा और सीधी घर आ गई। यूं ही कितने दिन गुजर गए। मैंने एहसन से कहा था मैं हर पहलू से सोचने के बाद उसे अपनी मर्ज़ी बताऊंगी, और वाकई मैंने बहुत सोचा, फिर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती थी। जबकि एहसन शिद्दत से मुंतज़िर था। उसकी बातों से ही लग रहा था कि मेरी हामी भरते ही वो अपनी माँ को भेजकर सिर्फ बात ही नहीं, शादी भी तय करवा देगा। काश वो ये कदम मेरे इल्म में लाए बगैर करता, तो मैं उसे देवता मानकर उसके सामने सर झुका देती। लेकिन मुझ पर जिताकर उसने मुझे तो हर्ट किया ही था, खुद भी मेरे दिल की मसनद से उतर गया। फिर भी मैं उसके बारे में सोच रही थी तो मेरे पास नज़र में अम्मी की परेशानियाँ थी। ताई जी को उनके मकसद में नाकाम करने का ख्याल था, जो गुज़िस्ता 4 सालों से बिला की दास्तान सुनाकर मुझे रिजेक्ट करवा रही थी। और अब मैं सिर्फ उन पर जिताने की खातिर रिजेक्ट नहीं होना चाहती थी। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती, जो एहसन की रफ़ाकत कबूल करने पर तैयार ही नहीं हो रहा था। जबकि एहसन यूँ इतराया फिर रहा था जैसे मैं मना कर ही नहीं सकती। इस वक्त भी मेरे पास आया तो इसी अंदाज में पूछने लगा, हाँ भाई, क्या सोचा है तुमने? अभी तो कुछ नहीं। यही तो मेरा कमाल था कि मैं अपनी अंदरूनी कैफियत ज़ाहिर नहीं होने देती थी। क्या मतलब? 1 से 2 हफ्ते हो चुके हैं और तुम अभी तक सोच रही हो? उसने तेज़ होकर कहा। तो मैं मज़ीद चिढ़ाने को सुकून से बोली, ज़ाहिर है मेरी ज़िंदगी का मामला है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम सोचने में ज़िंदगी गुजार दो। वो मेरे सुकून से हमेशा परेशान हो जाता था। नहीं, बस कुछ दिन सब्र करो, मैं अपनी बहन से मशवरा कर लूँ, फिर तुम्हें बताऊँगी। मैंने कहा तो वो नागवारी से पूछने लगा, तुम्हारी बहन वो कहाँ है? यहीं इसी शहर में। मैंने कस्तन बेनियाजी बरती, तुम मुझसे मिलती हो? उसकी पेशानी पर मज़ीद शिकनों का इजाफा हुआ। क्यों नहीं मिलूंगी, मेरी बहन है और मेरी सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उसी के साथ है। मैंने कहा तो वो जिद होकर बोला, वो तो ठीक है, लेकिन वो तुम्हें कोई अच्छा मशवरा कैसे दे सकती है? मेरा मतलब है, जब उसने घर से निकलते हुए तुम्हारे बारे में नहीं सोचा कि उसकी रसवाइयों का खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तो अब तुम उससे अच्छी तवक्का क्यों कर रखी हो? क्योंकि मैं उसे हक बजानिब समझती हूँ। उसने जो किया ठीक किया और तुम्हें इससे बहस नहीं होनी चाहिए। तुम सिर्फ अपना सोचो। मैंने संजीदगी से टोका तो वो कुर्सी पर ढह गया। मैं अपना ही सोच रहा हूँ, लेकिन तुम पता नहीं क्या सोचे बैठी हो। पहले माँ बाप को इख्तियार था, फिर ताई जी आ गई और अब बहन। इसके बाद किससे मशवरा करोगी? तुमसे। मैं मजाक में कहकर उठ खड़ी हुई।
کہاں جا رہی ہو؟ اس نے فوراً پوچھا۔ باس کے پاس، پھر وہیں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے بتایا تو اس نے پھر طنز کیا۔ ان کے گھر؟ ہاں، اب کیوں کا سوال نہیں اٹھانا، میں نے کہا تو وہ ہنوز اسی انداز میں بولا، نہیں اب میں ایسا کوئی سوال نہیں اٹھاؤں گا جس کا تمہارے پاس جواب نہ ہو، ایسا کوئی سوال نہیں جس کا میرے پاس جواب نہ ہو، یہ اور بات کہ میں جواب دینا نہیں چاہتی۔ بہرحال تم اپنی غلط فہمی دور کر لو، باس کی بیوی بیلا میری بہن ہے اور میں اسی کے پاس جا رہی ہوں۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہی کمرے سے نکل آئی کیونکہ میں اس کا رد عمل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے ساری صورتحال بتا کر بیلا کو دیکھا۔ اس نے ایک لمحہ سوچنے کا توقف نہیں کیا اور فوراً بولی، بس تم منع کر دو، کوئی ضرورت نہیں ایسے شخص سے شادی کرنے کی جو محبت میں بھی احسان کرنا چاہتا ہے، مزید ساری زندگی جتاتا بھی رہے گا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی تو یہی ہوگا۔ میں نے مایوسی سے کہا تو وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر پوچھنے لگی، کیا تم واقعی حسن سے محبت کرتی ہو؟ محبت؟ میں دیکھ کے گویا ہوئی، نہیں بیلا، محبت نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں بتاؤں، جب وہ مجھے ہرٹ کر رہا تھا تو میرا دل چاہا میں اسے شوٹ کر دوں یا اسے اتنی دور چلی جاؤں کہ وہ دوبارہ کبھی مجھے نظر نہ آئے، لیکن پھر مجھے امی کا خیال آتا ہے، وہ میرے لیے بہت پریشان ہے اور چاہتی ہیں میں جلدی اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی زندگی خراب کر لو، وہ تو ہونا ہی ہے، ایسا نہ صحیح کوئی اور جو بھی آئے گا وہ ایسے ہی باتیں کرے گا۔ میں اس وقت بہت دل برداشتہ ہو رہی تھی، جس پر بیلا ڈانٹ کر بولی، پاگل ہو تم، فضول میں احسن کی باتوں کو دل پر لے رہی ہو، دفع کرو اسے اور امی سے کہہ کر میرے پاس آ جاؤ، پھر دیکھنا کتنی اچھی جگہ تمہاری شادی ہوتی ہے۔ بس رہنے دو، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، دیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ تم پر احسان نہ کرے تو یہ اسی صورت ممکن ہے کیونکہ یہاں تائی جی نہیں ہے جو میری داستان سنا کر تمہیں رد کروائیں گی۔ بیلا مجھے سمجھا کر کہنے لگی، تم نے گھر سے نکلنے کے بعد پلٹ کر نہیں دیکھا، اس لیے تمہیں اندازہ نہیں کہ پیچھے امی پر کیا گزری، اپنے گھر میں مجرموں کی طرح رہتی ہیں، جب میں وہاں تھی وہ تب بھی ایسے ہی رہتی تھی، تم خواہ مخواہ مجھے الزام نہ دو، انہیں شوق ہے جلنے کوڑنے کا اور تم بھی ان پر ہی پڑ گئی ہو، تائی جی کی خوشامد کر کے سمجھتی ہو تم نے جینے کا ڈھنگ سے زندگی پر لعنت بھیجتی ہوں۔ وہ الٹا مجھے لڑتاڑنے لگی، جس پر میں غصے سے کچھ بولی تو نہیں، لیکن اسی وقت اس کے گھر سے نکل آئی، اور کیونکہ یہ آفس سے آنے کا ٹائم نہیں تھا اس لیے امی مجھے آتا دیکھ کر پریشان ہو گئی، کیا ہوا اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ بس آفس میں کچھ کام نہیں تھا اسی لیے آ گئی، میں نے سرسری انداز میں جواب دیا تو پوچھنے لگی، کھانا کھاؤ گی؟ نہیں ابھی بھوک نہیں، آپ کیا کر رہی تھی؟ میں نے جواب کے ساتھ پوچھا، بس ابھی نماز سے فارغ ہوئی ہوں، اس سے پہلے تمہاری تائی جی آئی تھیں، انہوں نے بتایا تو میں حیران ہوئی، تائی جی یہاں آئی تھیں کیسے؟ میں نے نہیں پوچھا، اور پوچھتی تو وہ کون سا بتا دیتی، ویسے ان کی باتوں سے لگ رہا تھا لڑکی دیکھ چکی ہے، جب یہ کہہ رہی تھی اس کے آتے ہی شادی کر دیں گی۔ اچھا، مجھ سے ذکر نہیں کیا انہوں نے، حالانکہ رات میں بہت دیر تک ان کے پاس بیٹھی تھی اور میں نے رات تائی جی سے ہونے والی باتیں سوچتے ہوئے کہا تو امی بھی حیرت سے بولی، اور مجھے خاص طور سے بتا گئی ہیں، چلیں کہیں تو انہوں نے آپ کو کچھ سمجھا؟ میں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو امی روک کر پوچھنے لگی، سنو وہ احسن کی اماں نہیں ہیں، تائی جی کے پاس جانے کے بعد کون آتا ہے، آپ ان کا انتظار مت کریں۔ میں نے بظاہر سیدھے سادے انداز میں کہا تو امی آہ بھڑ کر بولی، پتہ نہیں تمہارا باپ یہ بات کب سمجھے گا، شاید ان کے نہ سمجھنے میں ہماری بہتری ہوگی۔ میں کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اس رات میں جان بوجھ کر تائی جی کے پاس نہیں گئی، شہنی بلانے آئی تو میں نے سر درد کا بہانہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلی صبح ابا نے مجھے آفس جانے سے منع کر دیا، بس اب تمہیں نوکری کی کوئی ضرورت نہیں، ابا کا حتمی انداز تھا اور میں بیلا کی طرح کیوں کہنے کی بجائے واپس اپنے کمرے میں آ گئی، کتنی دیر اپنے آپ میں کرتی رہی، پھر ابا کے جاتے ہی امی کے پاس آ کر ان سے پوچھنے لگی، کیوں منع کیا ہے ابا نے آفس جانے سے، انہوں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے؟ امی نے بجائے خوشی کے دکھ سے کہا تو میں ٹھٹک گئی، میری شادی؟ ہاں عدنان کے ساتھ، گویا وہ یہ نہیں چاہتی تھی اور چاہتی تو میں بھی نہیں تھی، لیکن یہ ابا اور تائی جی کا فیصلہ تھا جس پر امی تو کچھ بول ہی نہیں سکتی تھی اور میری مجبوری امی تھی، پھر بھی میں نے کہنا چاہا، اگر آپ نہیں چاہتی تو میں بس خاموش ہو جاؤ۔ امی نے فوراً میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا، پھر بیچاری میری سیدھی سادی ماں مجھے تسلی دینے لگی، عدنان برا نہیں ہے، پھر 3 سالوں سے باہر ہے، کافی بدل گیا ہوگا، اللہ کرے شادی کر کے تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر یہاں سے چلا جائے، اچھا ہے دور رہو گی تو خوش رہو گی، بیلا بھی خوش ہے نا؟ میں نے چپ چاپ سر جھکا دیا کیونکہ یہ تو اسی روز طے ہو گیا تھا جس روز بیلا یہاں سے گئی تھی کہ میں اسے بتانے کے لیے ہی لابی میں آ کر اس کے نمبر ڈائل کرنے لگی، پھر مجھے کتنا انتظار کرنا پڑا، ادھر وہ پتہ نہیں کیا کر رہی تھی، جب ریسیور اٹھایا تو آواز میں جھنجھلاہٹ تھی، واش روم میں تھی کیا؟ میں نے ٹوکا، تو یہ تم ہو؟ کہاں؟ آفس سے بات کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا، نہیں آج سے میرا آفس جانا بند ہو گیا، تم حماد بھائی کو بتا دینا۔ میں نے کہا تو وہ طنز سے بولی، کیا بتاؤں حماد کو؟ تائی جی نے بند کروا دیا؟ نہیں ابا نے۔ میں نے کہا تو وہ جل کر بولی، ایک ہی بات ہے، اچھا خیر اور سنو، میری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے مزید اطلاع دی تو اس نے فوراً پوچھا، احسن کے ساتھ؟ نہیں عدنان کے ساتھ۔ میرے سکون سے کہنے پر وہ بری طرح تلملا گئی، مر کیوں نہیں جاتی تم بغیرت، اس لیے تائی جی کی خوشامد میں لگی ہوئی تھی تمہیں، اگر ان کی بہو بننے کا اتنا ہی شوق تھا تو درمیان میں یہ سارے چکر چلانے کی کیا ضرورت تھی، اور میرے پیاس کیا سوچ کر روتی ہوئی آئی تھی، اب نہیں آؤں گی۔ بہت ضبط کے باوجود میری آواز بھرا گئی تو وہ مزید تپ کر بولی، ساری زندگی ایسے ہی روتی رہو گی تم، دعا نہیں دے سکتی تو بد دعا کیوں دیتی ہو؟ میری بد دعا سے نہیں اپنی حماقت سے روگی، اس نے کہہ کر فون پٹک دیا، جس سے میں اور بد دل ہوگی۔
कम अज़ कम तसल्ली के 2 बोल ही कह देती। एक तो मैं उसके लिए किए की सज़ा भुगत रही हूँ, दूसरे वो इल्ज़ाम भी मेरे ही सर रख रही है। आइंदा मैं इससे कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगी। मैंने सोचा और हथेलियों से आंखें रगड़ती हुई अपने कमरे में जाने लगी कि फ़ोन की बेल पर वापस पलट कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, आज ऑफ़िस क्यों नहीं आई? दूसरी तरफ एहसन ने छूटते ही पूछा तो मैं संभल कर बोली, मेरी मर्ज़ी। हाँ, ज़ाहिर है तुम पाबंद थोड़ी हो, आओ ना आओ। उसने कहा तो मैं तायीद के साथ बोली, तुम ठीक कह रही हो और मैं तुम्हें बता दूँ मैंने जॉब छोड़ दी है। अच्छा किया, मैं भी यही चाहता था कि तुम्हारे चाहने से नहीं एहसन। मैंने टोका तो वो गालबन ठटका था। फिर ये कि मेरी शादी हो रही है मेरे तायाजाद के साथ। मैंने बड़े आराम से बताया कि क्या मतलब है तुम्हारा? देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं आज ही अम्मा को भेजता हूँ। सुनो, सुन रही हो ना? वो बुखलाहट या परेशानी में मेरे बोलने लगा। बस जितना सुना चुके हो वही बहुत है, मज़ीद कुछ मत सुनाओ। मैंने टोक दिया, नहीं मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगा। तुम अपनी ताई जी को नहीं जानती, वो बहुत चालाक है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ मेरी अम्मा को बरगलाने की बहुत कोशिश की। तुम सोच नहीं सकते कितने घिनौने इल्ज़ाम लगाए हैं उन्होंने तुम पर, तुम्हारी बहन पर। मेरी जगह अगर कोई और होता तो फिर तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। वो बोले जा रहा था, फिर मेरी तवील खामोशी महसूस करके चंद लम्हे रुक कर पूछने लगा, सुनो क्या तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है? नहीं, ये मेरा अपना फैसला है। मैंने कहा तो वो चीख पड़ा, गलत कह रही हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। नहीं एहसन, अगर मोहब्बत होती तो इस वक्त तुम्हें हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कहते हुए मेरा दिल ज़रूर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बरक्स मैं अपने फ़ैसले पर अगर खुश नहीं तो ना खुश भी नहीं हूँ। और तुम प्लीज़ अब मुझे फ़ोन मत करना, खुदा हाफिज़। मैंने उसे मज़ीद कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। फ़ोन रखकर अपने कमरे में आ गई। कितनी देर अपने दिल को टटोलती रही, शायद कोई पछतावा कोई मिला, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इत्मीनान भी नहीं था, बस हल्का सा खौफ जो शायद आने वाले दिनों का था, और ये तो होना ही था। फिर अगले रोज़ ही ताई जी ने बाकायदा मुझे पीला जोड़ा पहना कर मायूं बैठा दिया। तो इस वक्त मैंने देखा मैं खुश नज़र आ रही थी, और मुझे क्या चाहिए था? उन्हीं की खातिर तो मैंने सर झुकाया था। वो अगर खुश होती थी तो मुझे भी कोई दुख नहीं था। अलबत्ता मैं उलझ ज़रूर रही थी कि ताई जी ने कैसे आनन फानन सारे मामला तय कर लिए। यानी पहले तो उन्होंने कभी ऐसा इरादा ज़ाहिर नहीं किया, फिर बकौल एहसन उन्होंने मुझ पर घिनौने इल्ज़ाम भी लगाए थे, फिर कैसे मुझे बहू बनाने पर तैयार हो गई। ये सब नसीब की बातें हैं। रात में अम्मी मेरे पास आकर बैठी तो कहने लगी, हम पता नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन नसीब का लिखा ही पूरा होता है। तुम्हारी ताई जी ने तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए, अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकी। आप खुश हैं? मैंने अम्मी का चेहरा देखते हुए पूछा, जो अचानक तारीख हो गया। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम अपने घर की हो जाओगी। अम्मी नज़रें चुरा कर बोली, फिर कदरे तवक्कुफ़ से अपने आप सफाई पेश करने लगी। क्या करूं, कहीं बात ही नहीं बनती थी। एहसन की अम्मा भी जवाब दे गई थी, और इसका तुम्हारे बाप को भी अफसोस था। तब तुम्हारी ताई जी ने कहा, फिक्र क्यों करते हैं, रिश्ता घर में मौजूद है, ये दोनों में बात तय होगी। परसों अदनान आ रहा है और इसी रोज़ तुम्हारी मेहंदी रखी है। मुझ में अम्मी का चेहरा देखने का हौसला नहीं था, जब ही अपने पैर के अंगूठे का नाखून खुरचने में लगी रही। तुम्हारा बाप बहुत खुश है, अम्मी कही जा रही थी। बार बार मुझसे कह रहे हैं कि भाभी को हमारा कितना ख्याल है, और जिया से तो उन्हें शुरू से ही बहुत मोहब्बत है। जब ही तो जिया का दिल भी वही लगता है। अब देखो अदनान तुम्हें यहाँ रखेगा या अपने साथ ले जाएगा, अल्लाह करे अपने साथ ले जाए। मुझे नींद आ रही है। मैं उनकी बातों से उकता कर बोली तो वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। शायद उन्हें खदशा था कहीं मुझे बहलाते बहलाते वो रोना पड़े, इसलिए जैसे मुंतज़िर थी फ़ौरन उठ कर चली गई, और मैं अपने हाथों की लकीरों में अपना नसीब ढूंढते ढूंढते सो गई। अगले दिन सुबह ही से घर में चहल पहल शुरू हो गई। सबसे ज़्यादा शहनी की आवाज़ थी, जो मोहल्ले की लड़कियों को इकट्ठा करके गालिबन मेहंदी की तकरीब का इंतज़ाम कर रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी मुख्तलिफ आवाज़ें सुनती रही। इसके बावजूद जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। मेरे तन पर सजा पीला जोड़ा और उपटन की भीनी भीनी महक भी मेरे एहसास को नहीं झंझोर पाई। इसके बरक्स यूँ लग रहा था जैसे मेरे साथ कोई मजाक हो रहा हो। ये मजाक नहीं, मेरे नसीब का लिखा पूरा हो रहा है। मैंने खुद को यकीन दिलाने की सही की, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं हुई, और होती भी कैसे जब मेरे नसीब में ये था ही नहीं। मेरे नसीब में तो इससे भी भयानक मजाक था। अगले रोज़ यानी उस वक्त जब मेरी हथेली पर मेहंदी रंग छोड़ गई, अदनान बरामदे में खड़ा चिल्ला रहा था, आपने ये सोचा कैसे कि मैं जिया से शादी कर लूँगा? हरगिज़ नहीं। आपको मुझे बताना चाहिए था। अगर और कोई लड़की नहीं मिल रही थी तो मैं आता ही ना। घर की बात हो या बाहर की, मैं कोई कुर्बानी नहीं दे सकता। बंद करवाओ ये ढोलक, यहाँ कोई शादी वादी नहीं हो रही। शहनी वो गालबन इस कमरे में गया था जहाँ ढोलक बज रही थी, और मुझे नहीं मालूम बरामदे में खड़े अब्बा और अम्मी की क्या हालत थी। और जाने ताई जी उनसे क्या कहती हुई गई थी। मैं कुछ देर बंद दरवाजे को देखती रही, फिर बहुत आराम से उठकर अलमारी से अपना एक सादा सा सूट निकाला और वॉशरूम में बंद हो गई। 2 दिन से घर में ढोलक बज रही थी और अब मौत का सन्नाटा। मैं कपड़े बदल कर वापस कमरे में आई तो यूँ था जैसे बरसों से यहाँ कोई आवाज़ नहीं गूंजी। पता नहीं अम्मी कहाँ थी। मैं कितनी देर उनका इंतज़ार करती रही। फिर मुझे भूख सताने लगी तो मैं खुद ही कमरे से निकल कर सीधी किचन में आ गई, और अभी रोटी का बर्तन खोला था कि अम्मी आ गई। गालिबन उन्होंने मुझे आते हुए देखा था इधर, जब ही आ गई थी। मुझे तो खाने का ख्याल ही नहीं रहा। तुम जाओ कमरे में, मैं वहीं लेकर आती हूँ। अम्मी मुझसे नज़र चुरा कर बोली। मुझे हकीकतन उन पर तरस आया था। आपने खा लिया? नहीं, चले मैं लेकर आती हूँ। मैंने कहा तो जाने क्यों वो घबरा सी गई। नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ, इधर तुम्हारे अब्बा। अब्बा? मैंने चौंक कर देखा, क्या हुआ अब्बा को?
कुछ नहीं, वो बस रोए जा रहे हैं। अब्बा रो रहे हैं? क्यों? मेरे साथ तो एक अरसे से यही हो रहा है, वो अब क्यों रो रहे हैं? मेरे लहजे में हैरत के साथ तंज भी सिमट आया। और वो ताई जी कहाँ हैं? उनके पास जाकर रोए, वो ऐसे मौके पर तसल्लियाँ देने में बहुत माहिर हो चुकी हैं। अम्मी ने बस एक नज़र मुझे देखा, फिर पलट कर जाने लगी कि मैंने रोक लिया। सुने अम्मी, मुझे कोई अफसोस नहीं, बल्कि यूँ लग रहा है जैसे दिल पर पड़ा एक बो जिस दिल पर एक बोझ आन गिरा था, उससे आज़ाद हो गई हूँ। अब्बा से कह दीजिए, मेरे साथ अब तक जो होता रहा वो बेशक गलत था, लेकिन जो आज हुआ वो ये बहुत अच्छा है। मैं खुश हूँ कि मेरा नसीब इतना बुरा नहीं है। आखिर में मैं कसकर मुस्कुराई, फिर घूमकर सालन गर्म करने में लग गई। अम्मी इसी खामोशी से चली गई। मैंने वहीं बैठकर खाना खाया। इसके बाद चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई और चाय पीने के साथ साथ इधर उधर बिखरी मेहंदी और फूलों की पत्तियां समेटते हुए उनकी भीनी भीनी खुशबू अचानक मेरे एहसासात को झंझोड़ने लगी। और ये वाकई हैरत की बात थी कि हथेलियों पर सच कर मेहंदी ने मेरे अंदर कोई हलचल नहीं बचाई, जो अब मैं महसूस कर रही थी। बड़ा खूबसूरत एहसास था। मैंने चाय का कप खाली करके एक तरफ रख दिया, फिर फर्श पर घुटने टेक कर बैठ गई और दोनों हाथों में मेहंदी और फूल समेट कर उनकी खुशबू अपने अंदर उतारी। फिर बेख्तियार ऊपर उछालकर उन्हें फिर से बिखरते हुए देखकर मैं खुश हो रही थी कि इसी वक्त बिना दस्तक दिए बल्कि दरवाज़ा धकेल कर अदनान अंदर आ गया और इससे पहले कि मैं टोकती हैरत से बोला, तुम हंस रही हो? क्यों, हंसने पर पाबंदी है क्या? मैंने उठते हुए पूछा तो वो अनसुनी करके उसी हैरत से बोला, मेरा तो ख्याल था तुम रो रही होगी। क्यों? मैंने उसे बौखला दिया था। जाहिर है तुम्हारी शादी हो रही थी और अब नहीं हो रही। आपकी भी तो हो रही थी और अब नहीं हो रही। मैंने महजूज होकर उसी के अंदाज में कहा तो वो तब कर बोला, मेरी बात छोड़ो, मैं मर्द हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एतमाद से उसकी आंखों में झांका तो वो जुज्ब होकर नज़रों का जाविया बदल गया। फिर महज अपना हाथ ऊपर रखने की खातिर बोला, मुझे अफसोस है, तुम्हारा मुस्तकबिल तारीख हो गया। ना ना, आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है अदनान भाई, मुझे तारीकियों में शमा जलानी आती है, तो अब तक अंधेरे में क्यों खड़ी हो? उसने तंज किया तो मैं बहुत ज़ब्त से जिता कर बोली, अब्बा का इंतज़ार कर रही थी, शुक्र है वो आ गए, अब अंधेरा नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो समझ कर तिलमिलाया। मैंने तो आपके किसी बात का मतलब नहीं पूछा, लेकिन ये ज़रूर पूछूंगी कि आप यहाँ क्यों आए हैं? वो मैं टोक कर सवालिया निशान बन गई तो उसे जैसे अपनी आमद का मकसद याद आ गया। फ़ौरन मसालहना अंदाज इख्तियार करके बोला, मैं तुमसे कुछ मुज़ाकरात करने आया हूँ। किस सिलसिले में? मैं अंदर ही अंदर ठटकी। शादी, मेरा मतलब है ये शादी हो सकती है इसी तरह जैसे तय की गई थी, अगर जो तुम। वो एक लहजे को हिचकिचाया, फिर फ़ौरन संभल कर बोला, अगर तुम ये पोर्शन मेरे नाम कर दो। मुझे उसकी सोच और लालच पे जितना अफसोस होता कम था, लेकिन मैंने फ़ौरन इजहार नहीं किया और बज़ाहिर सादगी से बोली, ये तो अब्बा के नाम है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि चचा जान वो मेरे नाम कर दें। चचा जान ने कहा है कि वो निकाह में तुम्हारे नाम लिख देंगे। वो मेरी सादगी समझकर अपने तय मुझे एतमाद में ले रहा था। तुम्हारे नाम? मैं कसदन सोचने लगी। हाँ, एक ही बात है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम। मेरा मतलब है अगर कभी बेला आ गई तो वो तुमसे हथिया लेगी, क्योंकि वो बहुत चालाक है। मेरे नाम होगा तो देखो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हें अपने हाथों की मेहंदी छुपानी नहीं पड़ेगी। वो मुसलसल मुझे राम करने में लगा हुआ था और मेरी नज़रें अपनी सुर्ख हथेलियों पर जम गई, जहाँ सारी लकीरें वाज़ेह हो गई थी। क्योंकि मैं दस्त शनास नहीं थी, फिर भी मुझे लग रहा था मेरी किस्मत के अंधेरे छट रहे हैं। तुम्हारे हाथों पर मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही है। अदनान ने आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हुए मेरे हाथों पर अपने हाथ रखने चाहे, लेकिन मैं फ़ौरन पीछे हट गई। फिर उसे देखकर बोली, हम, मेरे हाथों पर मेहंदी वाकई अच्छी लग रही है, लेकिन ये तुम्हारे नाम की नहीं है। फिर उसकी पेशानी पर हल्की सी लकीर उभरी, जिसके नाम की होगी वो आ जाएगा, आज नहीं तो कल। वो मेरे मुस्कुराने पर सुलग कर बोला, किसी खुशफहमी में मत रहो। अगर इस तयशुदा शादी तारीख पर शादी नहीं हुई तो फिर समझो कभी नहीं होगी। ना सही, ज़िंदगी का दूसरा नाम शादी तो नहीं। और सच तो ये है कि अभी तुम्हारी असलियत देखकर मुझे शादी से ही नफरत हो गई है। जाओ अपनी माँ से कहो मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। मैं बेनियाजी से कहती अचानक गुस्से में आ गई तो वो दांत पीस कर बोला, तुम मुझे रिजेक्ट करोगी? हाँ, एक बार नहीं 1000 बार मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ, रिजेक्ट करती हूँ। मैं चीखती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। इस तरह वो उल्टे पैरों पीछे हटता कमरे से निकल गया। मैंने चाहा कि दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दूँ, लेकिन सामने अब्बा को खड़े देखकर मेरा हाथ वहीं रुक गया और मैं वापस पलटना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक ही भागकर अब्बा के सीने से जा लगी। मेरे अचानक आंसू बह निकले थे। रोती क्यों हूँ? मैं हूँ ना। अब्बा मेरा सर टपकने लगे, फिर मुझे मेरे कमरे में छोड़कर जाते जाते बोले, तुमने बेला की तरह से ही फैसला किया है? अब्बा, मैं रोना भूल कर उनके पीछे देखे गई। हैरत के साथ खुशी भी हो रही थी कि अब्बा की ज़ुबान पर बेला का नाम आया था और मेरा दिल चाहा मैं अभी से बता दूं, लेकिन बहुत रात हो गई थी। मजबूरन मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह दिन बहुत चढ़ आया था जब शोर से मेरी आँख खुली। कुछ देर में समझने की कोशिश करती रही, फिर जैसे ही ज़हन बेदार हुआ मैं फ़ौरन उठकर कमरे से निकल आई तो आगे ताई जी बरामदे में खड़ी अम्मी पर चिल्ला रही थी, तुम्हें खुद शौक है बदनामियाँ गले डालने का? एक बेटी को भगाया, दूसरी को भी इसी राह लगाओगी? अरे अपना नहीं तो कुछ हमारा ख्याल करो, मेरी शहनी इज़्ज़त से रुखसत हो जाए, फिर जो मर्जी करती फिरना। बस ताई जी। मैं अचानक नहीं बल्कि उनकी सारी बात सुनने के बाद उनके सामने आन खड़ी हुई। आपने हमारा ख्याल कर लिया, हम आपका ख्याल करेंगे, अब आप जाएं अपनी जगह पर।
ہائے تم مجھ سے مخاطب ہو؟ ان کے دیدے پھٹ گئے۔ جی ہاں آپ سے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے بدتمیزی نہ کروں تو آئندہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیے گا۔ میں مزید اپنی ماں کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے سکون سے انہیں وارننگ دی۔ ارے بے عزتی ان کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو، تمہارے ماں باپ کی عزت تو پہلے ہی نیلام کر گئی ہے، رہی سے ہی کسر تم پوری کر دو۔ تائی جی بھگتی جھکتی چلی گئی تو میں نے امی کے ساتھ ان کے کمرے میں آ کر پوچھا کیا ہوا تھا؟ پتہ نہیں، اپنی آ کر بولنے لگی جیسے تمہارے ابا کے جانے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ادھر وہ نکلے، ادھر جان موجود ہوئی۔ رادت نان کیا کہہ رہا تھا؟ امی نے بتا کر پوچھا تو میں سر جھٹک کر بولی وہ بھی ایسے ہی بکواس کر رہا تھا۔ پتہ تو چلے۔ چھوڑیں، یہ بتائیے آپ نے ناشتہ کیا؟ ہاں تمہارے لیے پراٹھا بنا دیا ہے، جاؤ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ امی نے میرے ناشتے کے خیال سے مزید نہیں کرے تھا۔ اچھی بات ہے۔ میں ان کے کمرے سے نکل آئی اور آنگن میں لگے واش بیسن پر منہ ہاتھ دھوتے ہوئے مجھے ایک دم بیلا کا خیال آیا تو میں تولیہ کھینچتے ہوئی لابی میں آ کر اس کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، خلاف توقع اس نے پہلی بیل پر ہی ریسیو پر اٹھا لیا۔ السلام علیکم مسز بیلا حماد، اس نے قدر شوخی سے کہا تو وہ اچھل کر بولنے لگی ارے تمہاری شادی ہو گئی؟ میں نے تمہیں مسز کہا ہے، اپنے آپ کو نہیں۔ میں نے ٹوکا تو وہ جھنجھلا کر بولی پتہ ہے میں تمہاری شادی کا پوچھ رہی تھی، تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ یقین سے بولی نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے تمہارا بویا میں کاٹ رہی ہوں۔ میں اس کے یقین سے جڑ کر بولی تو وہ پہلے زور سے ہنسی پہ کہنے لگی یہ کریڈٹ مجھے نہیں اسے جاتا ہے۔ اسے کسے؟ تمہارے عاشق کو۔ ہائے میرا کون عاشق پیدا ہو گیا؟ میری حیرت پر وہ عادت کے مطابق ڈانٹنے لگی معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، احسن کو نہیں جانتی کیا؟ نام مت لو اس کا۔ میں نے فوراً ٹوکا ارے واہ، وہ تمہارے نام کی تصویر پڑھ رہا ہے اور تم اس کا نام نہیں سننا چاہتی؟ تم نے کہا دیکھ لیا اسے؟ وہ 3 دن سے میرے گھر آ رہا ہے، گھنٹوں بیٹھا گڑگڑاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس کی شادی کروا دوں، اگر تم اسے نہ ملے تو وہ مر جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ بیلا نے بتایا تو میں چڑ کر بولی بکواس نہیں کرو، یہ بکواس نہیں ہے جیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تم ایک بار اس سے مل کر سارے گلے شکوے دور کر لو۔ بیلا ایک دم سنجیدہ ہو گئی، پھر بھی میں نے منع کر دیا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا مت کرو جیا، وہ سچ مچ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اس نے تم سے کچھ الٹا سیدھا کہتی ہے تو اس میں اس کا قصور نہیں۔ تائی جی نے جس انداز سے تمہاری کردار کشی کی ہے اس سے اچھا بنتا بدگمان ہو سکتا ہے، پھر احسن کی بدگمانی تو بہت تھوڑی دیر کی تھی، اس پر بھی وہ شرمندہ ہے، معاف کر دو سو، بھول جاؤ پچھلی ساری باتیں۔ بیلا بہت دھیرے سے سمجھا رہی تھی، میں چاہتے ہوئے بھی اسے ٹوک نہیں سکی اور چپ چاپ سننے لگی۔ دیکھو اگر تمہاری شادی نہیں ہوئی تو صرف اس لیے کہ آسمانوں پر تمہارا جوڑ عدنان یا کسی اور کے ساتھ نہیں لکھا گیا، اور میں یہ نہیں کہتی کہ ضرور احسن کے ساتھ ہی لکھا ہوگا، لیکن آزمانے میں کیا حرج ہے؟ اپنا نصیب آزما دیکھو، ہو سکتا ہے ابا جان مان جائے۔ رات ابا تمہیں یاد کر رہے تھے، میں نے اس کی ساری باتوں کے جواب میں کہا تو وہ اچھل کر بولی کیا ابا مجھے یاد کر رہے تھے؟ ہاں تم آ جاؤ حماد بھائی کے ساتھ، میں نے کہا تو وہ فوراً پوچھنے لگی احسن کو بھی لے آؤں؟ تمہاری مرضی، میں بے اختیار بولی تو اس نے شوخی سے پوچھا اور تمہاری مرضی کیا ہے؟ میں اپنا نصیب آزمانا چاہتی ہوں۔ ضرور ضرور، بلا یوں کھلکھلا رہی تھی جیسے اس نے میرے نصیب میں جھانک کر دیکھا ہو، اس کی ہنسی تو یہی بتا رہی تھی کہ میرے نصیب کے اندھیرے چھٹکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔